Okay, hello everyone. This is revision session number 5 for CA Foundation, and in this session we are going to start with Cells of Good Act. ठीक है, Cell of Goods Act. और बेसिकली इस चैप्टर में आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं ये चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा था पहले, जो 1930 में कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो गया, 32 में आपका पार्टनरशिप अलग हो गया. तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं वो इस पे एज इट इज एप्लीकेबल होंगे. कहां तक? जहां तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आ रहा हो. कहां ये बात लिखी है? सेक्शन 3 में. सबसे पहले जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, सेक्शन 3 को ही रेफर किया था ये बताते हुए कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजन यहां एप्लीकेबल हो जाएंगे जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन ना हो. जहां कॉन्ट्रडिक्ट करेगा वहां पे सेल ऑफ गुड एक्ट प्रिवेल कर जाएगा. सुपीरियर स्पेशल लॉ है तो सुपीरियर माना जाएगा. अब इस पर्टिकुलर लॉ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. बहुत सारी किताबों में अभी भी या बहुत सारे नोट्स में अभी भी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है, बट अभी कोई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहा ही नहीं. They are the union territories. तो अभी वो लाइन का मतलब भी नहीं है. एंड आफ्टर दी ऑर्डिनेंस ऑफ अगस्त 5 जो 2019 में आया था, तो उसके बाद से ये जितने भी लॉज हैं जो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे अब होने लगे हैं. ठीक है. इसके बाद अगर आप सबसे पहले चीज देखोगे, इसमें दो बातें लिखी हुई हैं. एक तो सेल के बारे में बात कर रहा है और एक गुड्स के बारे में बात कर रहा है. तो सबसे पहले इन दो चीजों की मीनिंग हम देखेंगे. ठीक है. तो सेल के लिए सबसे पहले आता है क्या? बायर एंड सेलर, टू पार्टीज. ठीक है. कौन होता है बायर? अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय. अब याद रखिएगा, ये काफी वाइडर सेंस है. नेरो सेंस में आप बायर को तब मानते हो जब उसने कुछ खरीद लिया हो, बट लॉ उसको भी बायर मानता है जो एग्री टू बाय, मतलब जिसने एग्रीमेंट भी किया है. बाय एक्चुअल में नहीं किया, सिर्फ एग्रीमेंट करके आया है कि बाय करेंगे. ठीक है. उसको भी लॉ क्या मानेगा? बायर. इसी तरीके से सेलर कौन होता है? अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल. जिसने एग्रीमेंट भी कर लिया है सेल करने का, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? सेलर. ठीक है. इसके बाद आपका आता है क्या? गुड्स. गुड्स क्या होते हैं? सबसे आसान तरीका है गुड्स को याद करने का, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. दो चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, एक्शनेबल क्लेम और मनी. मनी इसलिए इंक्लूड नहीं होती क्योंकि वो भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू होती है, इशूड बाय द गवर्नमेंट, आरबीआई बेसिकली. जबकि एक्शनेबल क्लेम भी आपका इंक्लूड नहीं होता है. ये वो क्लेम होते हैं जो कि फ्यूचर में इन्फोर्स किए जा सकते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेब्ट. मतलब क्या कि आपने किसी को उधार दे रखा है तो उससे उधार वापस लेने का भी बस राइट है, और उसके लिए अगर वो उधार वापस आपका डेब्ट वापस ना कर रहा हो तो उसके ऊपर केस कर सकते हो. इतना तो आपको भी समझ में आएगा. ठीक है. तो उस केस करने का राइट, उस एक्शन लेने के राइट को हम लोग कहते हैं एक्शनेबल क्लेम. उसको भी गुड्स की कैटेगरी से बाहर रखा गया है एक्सप्रेसली. क्या क्या और इंक्लूड होता है? स्टॉक एंड शेयर्स. जो शेयर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, स्टॉक इंक्लूड होते हैं. ग्रोइंग क्रॉप. ग्रोइंग क्रॉप मतलब जो जमीन से जुड़े हुए क्रॉप हैं, अभी उग रहे हैं. अब लॉजिकली सोचो, जो भी चीज जमीन से अटैच होती है क्या वो मूवेबल होती है? नहीं. बट यहां पे ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास को, या फिर कोई भी चीज जो कि किससे अटैच हो? लैंड से. ठीक है. बट दे आर टू बी सर्व्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. उसको हम लोग हमेशा गुड्स मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेड़ है, लॉजिकली सोचो, इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकता हमें प्लेस से, तो गुड्स नहीं होना चाहिए. मगर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि उस पेड़ को आप सर्व करोगे, मतलब बेचोगे, तो वो क्या हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा और उसको गुड्स मानेंगे हम लोग. ठीक है. भले अभी कटा नहीं है, बस अंडर एन एग्रीमेंट, क्योंकि एग्री टू बाय, एग्री टू सेल इज ऑल्सो अ बायर एंड सेलर. ठीक है. इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. 3 तरह के गुड्स हो सकते हैं: एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टीजेंट. जो एग्जिस्टिंग गुड होते हैं इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जो एट द टाइम ऑफ सेल सामने रखे हो, एग्जिस्टेंस में हो. ठीक है. लेट्स से इफ आई वांट टू सेल यू दिस पर्टिकुलर माउस, तो ये आपके सामने दिख रहा है ना, दिस इज एग्जिस्टिंग. ठीक है. दूसरा है आपका क्या? फ्यूचर. फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? जो एट द टाइम ऑफ सेल वो अभी टू बी मैन्युफैक्चर्ड हो, अभी बने ही ना, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए हैं. जैसे कि कई बार लेट्स से आप एक फार्मर के पास जाते हो और इस नेक्स्ट समर में होने वाले जितने भी मैंगोज हैं उनको बाय करने का एग्रीमेंट करते हो. क्या मैंगोज अभी आए हैं? वो क्या होता है? फ्यूचर. ठीक है. ये येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड है. फिर आता है क्या आपका? कॉन्टीजेंट गुड. कॉन्टीजेंट गुड क्या होते हैं? जो जिनकी एग्जिस्टेंस, मतलब वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो एग्जिस्टेंस में होंगे, बट सेलर उनको एक्वायर करेगा
ऑन अ गिवन कंडीशन, जो कि पूरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, मतलब काइंड ऑफ स्टिपुलेशन। तो एक अनसर्टेन स्टिपुलेशन के बेसिस पे सेलर उसको बाय भी कर सकता है या एक्वायर भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। उस तरह के गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंटीजेंट। जैसे कि अगर आप एक XYZ सेलर के पास गए, आपने कहा कि मेरे को एप्पल क्या 14 आ गया मार्केट में, हाँ 14 चाहिए, बट 14 आउट ऑफ स्टॉक है। वो सेलर कहता है कि अगर शिप या प्लेन जो इस फोन को लेकर आ रही है आ गई तो हम आपको बेच देंगे, नहीं आए तो नहीं बेच पाएंगे। अब सेलर के पास ही वो गुड्स एक्वायर करने का पर्टिकुलर गुड्स को एक्वायर करने का तरीका जो ऑप्शन है वो ऑन अ अनसर्टेन इवेंट है कि प्लेन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। और आपने कंटीजेंट के बारे में पढ़ रखा है सेक्शन 32 से लेकर 37 तक में, कहां पे 31 से 37 तक में कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई कॉन्टीजेंट एक्ट है जिसके जो ऑन द हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंट एक्ट है, जब वो हो जाए तो ही वो वैलिड होता है। अगर वो इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाए तो वॉइड होता है। जब तक बीच में, तब तक उसको क्या मानते हैं हम लोग, कॉन्टीजेंट। तो कॉन्टीजेंट गुड्स की समझ में आया, जिसकी एक्विजिशन, याद रखिएगा यही कंफ्यूजन होता है फ्यूचर में और कॉन्टीजेंट में, बहुत कंफ्यूजन होता है। फ्यूचर में मैन्युफैक्चर ही नहीं है, हम लोग फ्यूचर में किसकी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड, येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। कॉन्टीजेंट में येट टू बी एक्वायर्ड एंड दैट एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टीजेंट इवेंट। समझ में आ रहा है। इसके बाद एग्जिस्टिंग भी तीन तरह के हो सकते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। जब हम स्पेसिफिक गुड की बात करते हैं, वो गुड्स वो होते हैं जो कि बायर और सेलर, ठीक है, सेम टाइम पे प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड गुड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एप्पल के आईफोन 13 के 120 GB के वेरिएंट की, रेड कलर वाला, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक, एकदम प्रॉपर डिटेल है आपके सामने। जब हम बात कर रहे हैं असर्टेन की, तो वो क्या है, वो अभी सिर्फ आइडेंटिफाई हुए हैं, उस पर ही दोनों लोग एग्री कर जाए ऐसा नहीं होगा, वो क्या है, स्पेसिफाइड। और अनसर्टेन क्या होते हैं, जो अभी तक आइडेंटिफाइड भी नहीं हुए हैं। हम गए दुकान पे, हमने कहा कि हमको एक आईफोन खरीदना है, कौन सा भैया, किस कलर का, कौन सा वेरिएंट, नहीं ना पता है, ये क्या हो गया, अनसर्टेन। उस लेट्स से बहुत सारे लॉट रखे हुए हैं, 5-10 डिब्बे रखे हुए हैं, उसमें से एक डिब्बा निकाल के रख दिया मेरे सामने, अभी वहां पे गुड्स क्या हो गए, असर्टेन हो गए। अब उस पे हम दोनों लोग एग्री कर गए, वो क्या हो गए, स्पेसिफिक। एक ही ट्रांजैक्शन में ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं एग्जिस्टिंग गुड के केस में, ये याद रखिएगा। कभी भी थ्योरेटिकली बड़ा मुश्किल, बड़ा इजी होता है स्पेसिफिक और असर्टेन को अलग अलग करना। प्रैक्टिकली ये एकदम सेम सिचुएशन होती है। जब लॉट में से एक गुड्स निकाला, अनअसर्टेन से असर्टेन हुआ, और उसी गुड्स पे आपने इमीडिएटली हाँ कह दिया, हाँ भी वही वाला, वो असर्टेन से स्पेसिफिक, तो ये प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना, बट थ्योरेटिकली यही प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। नॉर्मली अब आगे पढ़ोगे तो देखोगे स्पेसिफिक और असर्टेन को वो एक जैसे ही ट्रीट करता है, दोनों को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में रखता है, ठीक है। इसके बाद ये यहां पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक क्या है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड हो। असर्टेन क्या है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उसको आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें। और अनअसर्टेन क्या है, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग दी कॉन्ट्रैक्ट। इजी है, इजी है, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट रहेगा क्योंकि आपकी तो एकदम पहली क्लास है ये। एनीवेज, फ्यूचर में भी हमने बता दिया है, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस और एक्वायर बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। यहां पे पोटैटो का एग्जांपल दिया है, हमने मैंगो का लिया था। इसके अलावा एक्विजिशन, देख रहे हो कॉन्टीजेंट में कौन सा कीवर्ड है, देखिए गुड्स जो फ्यूचर गुड्स होते हैं, अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आए तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, देन इट विल नॉट बी परफॉर्म, ठीक है। सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लग जाएगी यहाँ पे, तो फिर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। एनीवेज, ठीक है। कॉन्टीजेंट में कौन सा कीवर्ड है यहाँ पे, एक्विजिशन ऑफ गुड्स। इसीलिए कह रहे हैं ये कीवर्ड्स दिमाग में रखो तो एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। आप फ्यूचर्स में वर्ड यूज करो मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस या एक्वायर्ड, जबकि कॉन्टीजेंट में एक्विजिशन, ठीक है। डिपेंड अपॉन दी अनसर्टेन कॉन्टीजेंसी, ठीक है। इसके बाद यहां पे भी हमने आईफोन का एग्जांपल दिया था, इसमें भी कुछ पीसेस का एग्जांपल दिया है। पी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 500 पीसेस टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम प्रोवाइडेड द शिप व्हिच ब्रिंगिंग देम रीचेस टू द पोर्ट सेफ। अब शिप आएगी तो बेचेंगे, नहीं आएगी तो नहीं बेचेंगे, दैट इज कॉन्टीजेंट, ठीक है। इसके बाद अगला जो टर्म होता है वो डिलीवरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है।
आपको इसको समझने का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल क्लास में हमने दिया था। लेट्स से आप रास्ते से जा रहे थे, एक पिज्जा वाला जा रहा था सामने से, डोमिनोज वाला, आपने उसको रोका, पिज्जा छीना, खा लिया। उसने कहा क्यों खाया? कहता तुम्हें डिलीवरी करने जा रहे थे, हमने डिलीवरी ले ली। क्या डिलीवरी होगी? डिलीवरी के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? देयर मस्ट बी एन वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। अगले ने अपने मन से, अपने स्वेच्छा से, अपने विलिंगनेस से आपको दिया, वॉलंटरी दिया हो सामान, और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, मेरी तो नहीं है, हमने दे दिया, मेरी हो गई क्या? ये डिलीवरी तो हुई है सर, मेरे इस हाथ का मन था इस हाथ को दे दिया जाए, बट देयर वाज वन पर्सन, देयर मस्ट बी टू पर्सन, इट मस्ट बी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो डिलीवरी कब होगी? जब वॉलंटरी हो एंड पर्संस चेंज हो रहे हो। तो ये भी होता है ना कि आपने डिलीवरी मंगाया, आप घर पे नहीं है, तो आपके घर के बाहर रख के चला जाए तो भी है। अभी आगे डिलीवरी के रूल्स पढ़ेंगे, आगे हैं सेक्शन 30 के आगे डिलीवरी प्राइस और हर चीज के रूल्स आएंगे। एनीवेज, टाइप ऑफ डिलीवरी 3 तरह की होती है। एक्चुअल डिलीवरी कब होती है? जब एक इंसान दूसरे के हाथ में सामान देके एक्चुअली देके जा रहा हो। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से पहले हम लोग सिंबॉलिक डिलीवरी समझ लेते हैं। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है? बेसिकली जब आप गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, गुड्स को बैक करने वाले किसी टोकन को, किसी सिंबल को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स से नीचे बाइक पार्क है, वहां पर एक टोकन मेरे को मिला है, हमने वो टोकन आपको दे दिया। अब नीचे जाओगे तो जो वो भी गार्ड हैं वो आपसे सिर्फ और सिर्फ टोकन मांगेंगे ना। वहां पे क्या हुआ? डिलीवरी हो गई। याद रखिए, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, डिलीवरी ऑफ ऑनरशिप, दोनों अलग अलग चीज है। हम लोग यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन की बात करें, डिलीवरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोजीशन, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। क्लियर है? तो गुड्स को डिलीवर कर दिया गया। समझ में आ रहा है? अब होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में गुड्स यहां पे भी हाथ नहीं बदलते हैं। देखो, सिंबॉलिक में कंट्रोल बदल जाता था, जिसके पास टोकन है नीचे जाके बाइक वही निकाल पाएगा, कंट्रोल बदल गया ना। कंस्ट्रक्टिव में कंट्रोल की बात नहीं करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव में सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं। जैसे कि मेरे बिहाफ पे नीचे जो गार्ड साहब है उनके पास बाइक है, ठीक है, बाइक की चाबी वही रखी है, हमने आपको बाइक दे दी और फोन पे बात करवा दी। उन्होंने फोन पे कह दिया हाँ सर, उनके बिहाफ पे हम बाइक, अभी आप भी तो ऊपर क्लास के लिए बैठे हो, तुरंत नीचे आके बाइक लोगे नहीं। तो वो फोन पे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दे दी है, किस बात की? कि वो बाइक अब मेरे जगह आपके बिहाफ पे होल्ड किए हुए हैं। ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव। बाइक क्या हैंड चेंज की? क्या बाइक कंट्रोल चेंज की? सिर्फ एक्नॉलेजमेंट मिल गई किसी थर्ड पर्सन से कि डिलीवरी हो रही है। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, ठीक है। तो यहां क्या है? विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग। जैसे कि देखिए, एक वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, वेयर हाउस का मैनेजर, एक सेलर है, एक बायर है, और ये वेयर हाउस है। वेयर हाउस में सामान रखा है, सेलर ने बायर से कहा जाइए वेयर हाउस से सामान ले लीजिए, बायर के पास उस दिन टाइम नहीं था, बायर से वेयर हाउस की मैनेजर की बात करवाई गई। अब मैनेजर ने कहा कि ठीक है, हम बायर के बिहाफ पे गुड होल्ड किए हैं। अभी तक बिफोर दिस कन्वर्सेशन गुड्स किसके बिहाफ पे होल्ड किया था? मैनेजर। अभी सिर्फ बस इतना बोल दे, एक एक्नॉलेजमेंट दे देने से कि हम बायर के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड किए हैं, यहां क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। अब सेलर का उस गुड्स के ऊपर राइट नहीं है, राइट किसका है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आया ना? इसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देखिए, दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जब हम डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल की बात करते हैं तो वो बात कर रहा होता है सिनेरियो की जिसमें हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट जो आपकी ऑनरशिप दिखाती है। जब हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की बात करते हैं वहां पे बात होती है डॉक्यूमेंट जो आपका सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का राइट दिखाती है, आपका ऑनरशिप नहीं दिखाती है। वो क्या दिखाती है? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। खैर, तो समझ में आया डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में अंतर। शोइंग टाइटल विल इंडिकेट ऑनरशिप, जैसे कि मेरे बाइक का आरसी पेपर, वो मेरा ऑनरशिप दिखाता है, उस बाइक पे कौन मालिक है? हम। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब हम बात कर रहे हैं किसकी? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वो आपका जैसे यहां एग्जांपल भी दिया हुआ है, बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, फिगर, रेलवे रिसिप्ट। एक छोटा सा एग्जांपल पूछिए, आपने यहां से रेलवे से सामान भेजा दिल्ली,
ठीक है। दिल्ली में वहां पे जो भी डिलीवरी वाले, जो भी मतलब कोरियर वाले लोग हैं, जो रेलवे के कोरियर सर्विस होती है, वो आपसे गाड़ी का कागज मांगेंगे या फिर रसीद मांगेंगे, जिसके बेसिस पे गाड़ी डिलीवर करनी है। रसीद मांगेंगे ना, रसीद दिखाओ, गाड़ी ले जाओ, जिसकी भी हो, रसीद जिसके पास है पोजीशन वही पाएगा। तो रेलवे रिसिप्ट क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ऑफ। ट्रैफिक वाला रोकेगा, वो क्या मांगेगा, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, क्योंकि उसको ऑनरशिप चेक करनी है। अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या करता है, इट शोज दी पोजीशन राइट, राइट ऑफ पोजीशन। क्लियर है? इसके बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यहां पे मतलब होता है विद रिगार्ड टू ऑनरशिप। याद रखिएगा, अंडर सेल ऑफ गुड एक्ट प्रॉपर्टी का मतलब हमेशा क्या होता है, ओनरशिप। दो तरह की हो सकती है, जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल। जनरल प्रॉपर्टी इज बेसिकली टोटल और कंप्लीट ओनरशिप, जबकि स्पेशल प्रॉपर्टी इज ऑनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक यूज और पर्पस। जब आप किसी, जैसे कि बेलमेंट में होता है, आप एक बड़ी स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि हमने अपनी किताब आपको पढ़ने के लिए दी, तो कोई आपकी किताब छीन नहीं सकता जब तक आप उसको पूरा पढ़ ना लो। आपके पास कहां तक का राइट है, पढ़ने तक का। क्या उस किताब को आप बेच सकते हो? नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? ठीक है। इसके बाद व्हाट इज प्राइस, प्राइस इज द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड। ये तो आसान है, व्हाट इज प्राइस, एनी काइंड ऑफ मनी कंसिडरेशन जो उस गुड्स को खरीदने में। बार्टर को कुछ हद तक ये एक्ट, कुछ हद तक क्या, लगभग पूरी तरीके से निग्लेक्ट करता है। कहता है कि भाई सेलिंग एंड बाइंग में देयर मस्ट बी अ प्राइस। प्राइस का मतलब मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ, ठीक है। इट इज अ वैल्यू ऑफ गुड एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म, एसेंशियल टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड। ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज सेल। तो सेल के लिए सबसे पहले आता है, अभी यहां तक तो मीनिंग डिलीवरी प्रॉपर्टी के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सेल क्या होता है। सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो याद रखिएगा, सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने स्टार्टिंग में बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ओनली, कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या हो रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता था, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज होती थी। एक ऑफर दे रहा होता था, दूसरा एक्सेप्टेंस देता था। ये ऑफर एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन जाते थे, प्रॉमिस। प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन बिकम्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो पढ़कर हम लोग आए हैं। और उसमें जो कंसिडरेशन है वो भी हम लोग पढ़कर आए हैं। कंसिडरेशन इज एनी एक्ट और अब्सटेनेंस, ठीक है, विच इज डन ऑन द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। पढ़े हैं ना हम लोग। तो यहां पे भी देखिए, जब सेल हो रहा है तो एक आदमी दूसरे को ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए या बाय करने के लिए, दूसरा आदमी उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है, अगेन सेल या बाय रिस्पेक्टिवली। जब दोनों लोगों की कंसेंट मैच कर रही है, मीटिंग ऑफ माइंड हो रहा है, तो देयर इज अ प्रॉमिस। प्रॉमिस along with consideration becomes an agreement. Consideration यहां पे भी कहा गया है किस फॉर्म में होना चाहिए, प्राइस के फॉर्म में। प्राइस इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ गुड इंडिकेटेड इन दी मॉनेटरी फॉर्म। जब आपका प्राइस हो गया मतलब कंसिडरेशन हो गया, वो एग्रीमेंट बन गया। एंड दिस एंटायर एग्रीमेंट कुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इफ इट इज फॉलोइंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ लॉ। जो लॉ में आगे आने वाले जितने प्रोविजन दिए सब फॉलो हो रहा है, तो इट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एंड विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे सेल का मतलब क्या हो गया, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल और बाय में, ऑनरशिप ट्रांसफर करने का। ठीक है। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है तो उसको सेल या बाय हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी इन अ गुड टू द बायर फॉर अ प्राइस। ठीक है। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड आइदर थ्रू, ठीक है, पहला है सेल या फिर एग्रीमेंट टू सेल। हम लोग पढ़ चुके हैं इवन अ पर्सन हु एग्री टू बाय और एग्री टू सेल इज अ बायर और सेलर रिस्पेक्टिवली। यहां पे भी एग्रीमेंट टू सेल आएगा। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, जो आपका प्रॉपर्टी है वो एट फ्यूचर टाइम ट्रांसफर होगा सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। क्लियर है? कोई डाउट? फिर क्या है, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन टाइम लैप्स और कंडीशन इज फुल। एग्रीमेंट टू सेल सेल कब होगा, जो टाइम दी गई है वो पूरी हो जाए या फिर जो कंडीशन दिया गया है वो पूरा हो जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये डिफरेंसेस क्लास में भी हमने कराए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से एग्जाम में कोई ना कोई दो डिफरेंसेस कभी भी आने के पोटेंशियल रखते हैं और उसमें से एक कभी ना कभी आएगा। कुछ डिफरेंसेस आप लोग पढ़े हैं इन दी लेटर चैप्टर्स लाइक पार्टनरशिप एंड कंपनी, जिसमें आप कंपनी पार्टनरशिप या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंपनी या फिर पार्टनरशिप जॉइंट हिंदू बिजनेस
बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपने डिफरेंसेस देखे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी वहां से होती है, एक पॉसिबिलिटी यहां से होती है आने की डिफरेंसेस में, ठीक है। अभी आगे चल के वारंटी और कंडीशन के बीच में भी आप पढ़ेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी वहां से भी बनती है कि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आ जाए, ठीक है। तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको हमेशा दिमाग में रखेंगे। मैक्सिमम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 डिफरेंसेस हमेशा दिमाग में बना के चलेंगे, 5 पॉइंट के डिफरेंसेस मिनिमम हमेशा, उससे ज्यादा याद हो गए तो बढ़िया है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं, यूज एग्जांपल्स। 4 डिफरेंसेस के बाद 5वां एग्जांपल समझा दिया आप तो उसको भी कंप्लीट आंसर माना जाएगा, ठीक है। कुछ नवंबर 18 के पेपर में सर सर्टेन और अनसर्टेन को उसका डिफरेंशिएट पूछा था, तो सबसे बहुत छोटा-छोटा डेफिनेशन दिया है, तो कैसे लिखना पड़ेगा? 2 डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद उनके एग्जांपल्स लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। जब आपके पास पॉइंट नहीं होते हैं तो गो विद द पैराग्राफ फॉर्म, जहां पे आप डेफिनेशन एग्जांपल डेफिनेशन एग्जांपल। जब आपके पास पॉइंट्स हैं तो आप टेबल फॉर्म में जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए ह्यूमन माइंड एक बेसिक साइकोलॉजी पे काम करता है। अगर आपके सामने दिख ही रहा है कि सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट अगर आप बनाए हैं और उसमें 2 ही पॉइंट लिखे हैं, भले ही दोनों सही हैं, बट मेरा दिमाग तो ऐसे काम करेगा, 2 ही पॉइंट है, कुछ इनकम्प्लीट है, तो वहां पे अच्छा चीज क्या है, पैराग्राफ। अपने मन से लिख सकते कुछ, अपने मन से आप कुछ लिखने के चक्कर में, अब समझिए आप प्रधानमंत्री नहीं है कि आप मन की बात करेंगे लोग सुनेंगे, ठीक है। आप एक आम इंसान है और आपके मन की बात की वैल्यू तभी होगी जब, मतलब ठीक है प्रधानमंत्री भी हमारे सही बात कहते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा, एग्जामिनर के पॉइंट से मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने मन की बात तभी लिखिए जब आपको लगे कि नहीं मन की बात लोग सुनेंगे, वरना उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एलिमेंट मस्ट कोएग्जिस्ट, कौन कौन से हैं, 2 पार्टीज अभी बताया है, कंसीडरेशन अभी बताया है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, इट मे बी एब्सोल्यूट और इट मे बी कंडीशनल। मतलब कंडीशनल कब होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा जब ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। डिलीवरी किसकी बात कर रहे होंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑनरशिप की, ये इंपॉर्टेंट है। पोजीशन की डिलीवरी करने के लिए, भाई पोजीशन का डिलीवरी तो कोरियर वाले से भी करते हैं हम लोग, तो क्या सेल ऑफ गुड होता है, वो सिर्फ कोरियर का एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेल का कॉन्ट्रैक्ट तो उससे होगा जिससे हम बाय या सेल कर रहे होंगे। फिर क्या है, फुलफिल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो अदर एसेंशियल एलिमेंट है जैसे कि कंपिटेंट पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट, फ्री कंसेंट, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, मस्ट नॉट बी वॉइडेबल इन द आइज ऑफ लॉ, सॉरी वॉइड इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी पूरी होनी चाहिए। एनीवेज, फिर सेल और हायर परचेज के बीच का डिफरेंस, हायर परचेज और सेल का बस मीनिंग बता रहे हैं, डिफरेंसेस आप लोग को पढ़ना है, पहले बार कह रहे हैं कि डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एग्जाम में फंसेंगे जरूर, हर बार आते हैं। सेल और हायर परचेज में, सेल में क्या होता है, एक ही ट्रांजेक्शन में आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। जबकि हायर परचेज में होता है फर्स्ट यू हायर एंड ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, जिसको हमने कहा था इंस्टॉलमेंट वर्ड इज लिटिल बिट लूज, आप रेंट कहिए, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट रेंट, क्योंकि आप हायर कर रहे हो तो रेंट पे करोगे, जब आप अपनी आखिरी रेंट पे करोगे तो उस समय आपके पास ओनरशिप आ जाएगी, तब वो हायर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परचेज। 1 लाख का सामान है, 10,000 का आप रेंट दे रहे हो, जब 10वां इंस्टॉलमेंट या रेंट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो परचेज। समझ में आ रहा है, पक्का। इसके बाद सेल और बेलमेंट अभी अभी बताया है, बेलमेंट फॉर अ स्पेसिफिक यूज, ठीक है, जबकि सेल क्या होता है, जनरल, ठीक है। कंसिडरेशन हमेशा सेल में रहेगी, जबकि बेलमेंट ग्रेटिट्यूस भी हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूस भी हो सकता है। ग्रेटिट्यूस मतलब एक दोस्त आपको अपनी किताब दे रहा है, क्या उसके लिए आपसे पैसे ले रहा है, ठीक है, तो ग्रेटिट्यूस भी हो सकता है। और नॉन ग्रेटिट्यूस जब आप किसी से, जैसे लाइब्रेरी से वो इश्यू करा रहे हैं तो उसके पैसे लगते हैं, दैट इज नॉन ग्रेटिट्यूस, ठीक है। एनीवेज, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। देखिए वर्क एंड लेबर बड़ा सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। आप जब किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके आर्ट, उसके स्किल, उसके लेबर के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे कि आपने एक कारपेंटर हायर किया एक टेबल बनाने के लिए, अब उससे टेबल तुम बाय कर रहे हो कि वर्क एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वर्क एंड लेबर। भले ही वो आपको जाएगा मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के ले आएगा, उसका एक टेबल बनाएगा, ही इज पुटिंग हिज वर्क एंड लेबर। जबकि आप एक फर्नीचर शॉप में चले जाइए, वहां से एक टेबल खरीदिए, वो क्या हो गया, सेल। आप उनके वर्क एंड लेबर के, आप उनके फिनिश गुड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये एक अंतर होता है। यहां पे क्या होता है,
इन केस ऑफ सेल इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच सम गुड्स आर टू बी सोल्ड, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेवल में सोल्ड कुछ नहीं हो रहा है। आप एक जैसे कि टेबल बनाया, जब टेबल कंप्लीट हुआ तो पेमेंट की है, वो आपको बेचा नहीं, वो अपना वर्क या लेवल को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। दैट इज अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पहला क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय अ सेल फॉर अ प्राइस एंड बाय एक्सेप्टेंस। ये भी बात अभी ऊपर में बता दी है, देयर विल बी एन ऑफर along with consideration in the form of price, accepted becomes a agreement. Anyways, mode of delivery, a contract में भी देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल में जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं। वहां पे ये हो सकता है कि जो पोजीशन है वो बाद में जाए, ये भी हो सकता है जो पेमेंट है वो बाद में हो, ये भी हो सकता है दोनों ही बाद में हो, मगर ऑनरशिप तुरंत हो। जैसे कल का ही एक अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। नहीं, मोदैया पे एक वैल्यू प्लस शॉप है, वहां गए, एक वॉशिंग मशीन पसंद किए। अभी जब पसंद किए तो हमने बाय करने की इंटेंशन दिखाई, उसने सेल करने की इंटेंशन दिखाई। एज पर सेक्शन 19 when there is a intention to buy and sell, there is a contract of sale. Sale is completed, हम उसके ऑनर हो गए, बट उससे हमने डिलीवरी कल नहीं ली। हम डिलीवरी इनफैक्ट कल या परसों में लेंगे, मतलब वेडनेसडे को लेंगे, जबकि उसने मेरे से पेमेंट भी नहीं ली अभी तक। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, मैं डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही पोस्टपोन्डेड है। बस एक टोकन मनी दे दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग श्योर कि वो पर्टिकुलर आइटम किसी और को ना बिके। तो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल इन द केस ऑफ सेल, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट, और बोथ, तुरंत खरीदो तुरंत पैसा दो, या फिर डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, या फिर डिलीवरी और पेमेंट बोथ सेल बी पोस्टपोन्ड। कितना आसान है ना। ऐसा मेरे को लग रहा है कि मेरा ये कैमरा हैंग हो गया है, ऐसा है क्या? कैमरा पॉज हो जा रहा है आज? अच्छा, तो फिर रिकॉर्डिंग भी खराब हो रही होगी ना। एक सेकंड रुक जाइए। इसको ओबीएस बंदी करना पड़ेगा। ठीक है, ओबीएस। ओके, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो लैग कर रही थी, बट नाउ इट मस्ट बी ओके। तो अपन चलते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ध्यान समझो, हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मोड ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट की, जो कि इमीडिएट भी हो सकती है, पोस्टपोन भी हो सकती है, इन पार्ट भी हो सकती है, ठीक है। और इसका अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आए तो आप में से हर इंसान दुकान पे जाके उधारी में सामान खरीद के लाता है। उधारी मतलब क्या? पेमेंट इज पोस्टपोन्ड। कई बार ऐसा भी होता है, आप दुकान पे जाते हो, लिस्ट थमाते हो, पैसा थमाते हो, कहते हो भैया सामान घर पे पहुंचा देना, डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड। और इमीडिएट खरीदना बेचने वाला काम तो डेली लाइफ में होता है। क्लियर है? इसके बाद क्या आता है? मोड ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या है मोड ऑफ एंटरिंग? एक है आपका रिटन, दूसरा है आपका ओरल। एक है पार्टली रिटन पार्टली ओरल, और अगला है इंप्लाइड फ्रॉम दी कंडक्ट ऑफ पार्टीज। सोचिए आप एक फ्रूट शॉप पे जाइए, वहां पे लेट्स से एप्पल रखा हुआ है, आप उठाए और खाने लगे, और फिर चलते बने, क्या जाने देगा दुकान वाला? इंप्लाइड कर दिया। आपने उसको उठाए खाया, इसका मतलब इंप्लाइड है क्या उसको बाय करने वाले थे। समझ में आ रहा है? दैट इज बाय दी एक्शन। इसी तरीके से पार्टली रिटन पार्टली ओरल भी हो सकता है। और ओरल तो भाई 90% सामान आप लोग खरीदते हैं, जाते हैं, बस मुंह से बोल देते हैं, वो बेच देता है। और रिटन में जब होते हैं बेसिकली वो एग्रीमेंट्स जो कि थोड़े बड़े लेवल के होते हैं, जब आप ज्यादा सामान खरीद रहे होते हैं, ठीक है, तो आप बकायदा एक एग्रीमेंट पेपर बनवा लेते हो। एनीवेज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 6, 7, 8 में दिया हुआ है। याद रखिएगा, यही बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, स्पेशली 7 और 8, जो मेरे को लगता है एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। 6 में तो सिंपल सी बात कहा गया एग्जिस्टिंग फ्यूचर के बारे में, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बट 8 जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स के बारे में बात करता है, वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी इसकी ज्यादा है। यहां बस ये बताया है
कि दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और दूसरी सिचुएशन है व्हेन देयर इज अ एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ? जब वो आपका एक स्पेसिफिक टाइम पे या फिर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन पे क्या होगा? सेल होगा। अभी सेल नहीं, अभी एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, दोनों ही कंडीशन किसकी बारे में बात कर रहा है? स्पेसिफिक गुड की। यहां पे कह रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, मतलब सेल हो चुकी है कंप्लीट, वहां पे विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, सेलर को नहीं पता था, सेलर को नहीं पता था, और जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, गुड्स पैरिश हो गए या फिर कुछ इस तरीके से डैमेज हो गए कि अब वो बेचने लायक नहीं है, क्या बायर उस गुड्स को खरीदेगा? क्या सेलर की गलती है? तो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इजिली वॉइड कहेंगे। वॉइड का मतलब होता है अनइन्फोर्सेबल इन नेचर ऑफ लॉ, ठीक है। अनइन्फोर्सेबल नेचर का हो गया। मतलब क्या कि अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, पार्टीज विल बी सेंड इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन। बायर का पैसा बायर के पास, सेलर का गुड सेलर के पास। भाई दोनों ही गलती नहीं थी, किसी पे डैमेज, किसी भी कंपनसेशन हम लोग नहीं बना। सर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े ये, ठीक है। इसके बाद वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ अ स्पेसिफिक गुड विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर, before the risk passes to the buyer or subsequently the goods perish or become so damaged, agreement can be avoided। मतलब क्या एग्रीमेंट था? that means immediately अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, it will be transfer after some time या फिर on fulfillment of condition, but before that neither the buyer was on the part of mistake or fault, neither the seller was on the part of fault। दोनों की ही गलती नहीं थी, एग्रीमेंट हुआ था, गुड्स डैमेज हो गए। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो गुड्स डैमेज हो गए हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब एग्रीमेंट अब कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा फ्यूचर गुड्स है, और जैसा आपका क्वेश्चन था मैम कि फ्यूचर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई या आए नहीं, सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? ठीक है, सारे आंसर यहां मिलेंगे आपको। फिर सेक्शन 9 बात करता है प्राइस की। प्राइस कैसे डिटरमाइंड होगा? जिस तरीके से एग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग, पार्टीज आपस में डील करके नेगोशिएट करके प्राइस रख लें, या फिर कैसे होगा? रीजनेबल। अगर ये तीनों तरीके एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो देयर इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन बाय थर्ड। उस थर्ड पार्टी को हम वैल्यूएशन करने को कह देंगे, मतलब बेसिकली एक सीए या फिर एक कोई अकाउंटेंट या फिर कोई एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा कि आप प्राइस डिसाइड कीजिए। जो रीजनेबल प्राइस से पहले समझ लो, रीजनेबल प्राइस इज दैट कि जो एक कॉमन पर्सन, एक आम आदमी, एक रीजनेबल पर्सन उसी मार्केट में उसी गुड्स के लिए उसी सिचुएशन में प्राइस पे करने को रेडी है। बेसिकली हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं, जो आप लोग अगर कभी अपनी मम्मी या घर में किसी एल्डर के साथ गए होगे शॉप करने, वो क्या कहता होगा तुम्हारा दुकानदार से कि भैया यही सामान तो बगल दुकान में 50 रुपए का मिल रहा है, आप 100 का कैसे बेच रहे हो? रीजनेबल प्राइस। समझ में आ रहा है? तो रीजनेबल प्राइस इज बेसिकली द प्राइस व्हिच इज रीजनेबली एक्सेप्टेड इन दी मार्केट। जबकि वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी का मतलब क्या हो गया? देयर इज सम थर्ड पार्टी अपॉइंटेड वेदर एन एक्सपर्ट और अ सीए और एनीवन, जो कि प्राइस को डिटरमाइन करेगा आफ्टर डूइंग अ वैल्यूएशन। ठीक है, अब वैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंट, आप लोग अकाउंट में उसको पढ़ते हैं। यहां पे मजेदार बात यह है कि अगर उस थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन करने से रोका गया, तो जिस पार्टी ने भी उसको रोका है, सेलर ने या बायर ने, करेक्ट वैल्यूएशन करने से उसको रोका है, वो डैमेज पे करेगा टू दी अदर पार्टी। क्लियर है? कोई डाउट? वो क्या पे करेगा? डैमेज। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है? अच्छा, यहां पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो प्रोविजन शुरू होंगे थोड़ा सा वो हाई नेचर के होंगे। तो एक बार यहां तक अपने किताब में आप लोग देख लीजिए। ओके, तो अभी तक बेसिकली हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड के जो बेसिक पार्ट थे सेक्शन 10 तक के, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब 11 से लेकर 17 तक आपका चलता है क्या? स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशंस मतलब कुछ शर्तें, हिंदी में उसको कहते हैं शर्त। ठीक है, तो स्टिपुलेशन सबसे पहले 11 में आता है विद रिगार्ड टू द टाइम ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, सो टाइम ऑफ पेमेंट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ पेमेंट के लिए क्या कहा जाता है?
कि टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एसेंस ऑफ अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस कॉन्ट्रैक्ट स्टेट अदरवाइज। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो पेमेंट कब हो रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये एसेंशियल नहीं है, पेमेंट कभी भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से डिलीवरी ऑफ गुड मस्ट बी मेड विदाउट डिले। आप सोचिए, पेमेंट एसेंशियल नहीं है, पेमेंट आज हो सकती है, क्रेडिट पे लिए हुए सामान है, पेमेंट बाद में भी हो सकती है, पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डिलीवरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी मस्ट बी मेड एज सुन एज पॉसिबल, डिले नहीं करना है, क्योंकि डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि देखो अपना जो लॉ है वो बायर सेंट्रिक है, बायर को ज्यादा उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। अब अगर डिलीवरी नहीं हुई और सेल मान लिया गया तो बायर तो एट लॉस चला गया ना, क्योंकि फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ओनली ऑल द थिंग्स, ऑल द डेट ऑफ वारंटी गारंटी जो भी चीज है सर्विस सब काउंट हो जाएगी, उसको सामान मिला नहीं, उसका समय निकल रहा है। आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, लेट्स से आपने एक एसी ऑर्डर किया, घर में एसी आके रखा है और उसको फिक्स करना है, उसका इंस्टॉलेशन करना 10 दिन बाद आदमी आया, क्या उस 10 दिन का टाइम पीरियड आपके सेल में काउंट होगा? तो डिलीवरी कंप्लीट कब मानी जाएगी? जिस दिन इंस्टॉल हुई। तो वहां पे हमेशा बायर सेंट्रिक माना था, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन विल बी योर डेट ऑफ फाइनल परचेस, उसके पहले फाइनल परचेस नहीं मानी जाएगी। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसी तरीके से यहां पे भी इस बात को लिखा गया है, स्टिपुलेशन एज टू योर डिलीवरी इज यूजुअली एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी मेड विदाउट एनी डिले। अब आता है 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12 इनफैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक यूनिट है आपके इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर लॉ में, ठीक है। यूनिट 2 है मेरे ख्याल से ये। इसमें बात करता है कंडीशन एंड वारंटी विद रेफरेंस टू दी गुड्स। व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी? कंडीशन की जब बारे में बात कर रहे हो, वारंटी बारे में जब बात कर रहे हो, आप लोग गारंटी वारंटी वाले टर्म में मत जाइएगा, आप लोग कंडीशन एंड वारंटी में रहिएगा। जब हम कंडीशन बोलते हैं तो आप एक ट्रांजैक्शन दिमाग में बनाइए और उसको कहिए कि उसमें उसका मेन पार्ट कौन सा है और उस मेन पार्ट के साथ कोलेटरल पार्ट कौन सा है। जैसे कि अगर आप एक लेट्स से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर लेट्स से यू आर एन आर्टिस्ट, ठीक है, आप इंस्टाग्राम रील बनाते हैं और आपको उसके लिए क्या चाहिए, कैमरा सेंट्रिक फोन। तो कैमरा व्हाट विल बी द रोल ऑफ, मतलब व्हाट विल बी द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फोन, कैमरा, वेयरएज ऑल अदर फीचर्स बैटरी पावर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कोलेटरल हो जाएंगी। लेट्स से यू आर अ ट्रेवलर, यू वांट टू बाय अ कार फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, तो आपके लिए मेन पर्पस क्या है, ट्रैवलिंग। कोलेटरल क्या है, अदर फीचर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंडीशंस एंड वारंटी भी इसी तरह है। कंडीशंस में क्या आता है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू दी मेन पर्पस। अब अगर आपका मेन पर्पस सर्व नहीं हो पा रहा है तो वो सामान आपके किसी काम का है, उस सामान को आप वापस करना चाहोगे, कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करना चाहोगे, रेपुडिएट करना चाहोगे। जब भी कंडीशन पूरी नहीं हो पाती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रेपुडिएट, कैंसिल आउट। जबकि वारंटी क्या होता है, इज स्टिपुलेशन कोलेटरल टू दी मेन पर्पस। कोलेटरल टू दी मेन पर्पस का मतलब क्या हुआ कि भाई वो पर्पस जो है वो मेन पर्पस के साथ आ रहे हैं, मगर वो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर आप लेट्स से आपने कैमरा फोन खरीदा, बड़ा ही अच्छा कैमरा है उसका, मतलब जिसको बनारसी भाषा में कहते हैं चौचक चल रहा है एकदम, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसकी बैटरी में इश्यू है, तो आप जाके उसकी बैटरी रिप्लेस करवा लोगे। कैमरा तो अच्छा है ना, बैटरी रिप्लेस हो गई, बैटरी सही हो गई, क्या फोन से चलेगा, हाँ या ना? तो वहां पे आप क्या मांगोगे, डैमेज, कि बिना आपका खर्चा लगे वो रिपेयर हो जाए, दैट इज वारंटी। और आप प्रैक्टिकली सोचो, जो चीजें वारंटी पीरियड में होती हैं वो बदलती नहीं है, वापस नहीं होती हैं, उसका सामान जो खराब होता है वो सामान बदल दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? वारंटी में बेसिकली ही ना होता है। जैसे अगर आपने किसी चीज की वारंटी ले रखी है तो उस सामान, उस पार्ट को बदल दिया जाएगा बिना आपका पैसा लगे। तो बेसिकली आप डैमेज क्लेम कर पाए, जो आपको डैमेज नुकसान हुआ उस वारंटी के ब्रीच ऑफ वारंटी से, उसको आप वापस करके पैसा ले लिए। यहां पे भी क्या है, वारंटीज एंड स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस, ब्रीच ऑफ विच गिव रेज टू अ क्लेम ऑफ डैमेज, बट नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट। आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस। ठीक है, अगेन डिफरेंसेस, मेन पर्पस कोलेटरल टू द मेन पर्पस, ठीक है, यहां रिपीडिएट कर सकते हैं, यहां डैमेज मांग सकते हैं,
कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, कंडीशन को आप हमेशा वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मन से। ब्रीच ऑफ कंडीशन, कैमरा सही नहीं निकला पर फोन आपको अच्छा लगा, आप कहते हैं ठीक है बना के दे दो, आप वापस नहीं किए, क्या कह रहे हैं, बना के दे दो। दिस इज चेंज ऑफ कंडीशन इनटू वारंटी, यू हैव कन्वर्टेड योर कंडीशन इनटू वारंटी। जबकि वारंटी के केस में क्या है, आप कभी भी वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वारंटी का ब्रीच हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डैमेज मिलेगा, आप कैंसिल नहीं कर पाओगे कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन इज अ सुपीरियर पोजीशन, वारंटी इज अ इंफीरियर। तो सुपीरियर से इंफीरियर में आ सकते हो, इंफीरियर से सुपीरियर में आप अपने मन से नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद वाइवर ऑफ कंडीशन, वाइवर का मतलब होता है वॉलंटरी, अपने मर्जी से किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। यहां पे क्या है, वॉलंटरी और कंपल्सरी, दो सिचुएशन है। वॉलंटरी में क्या आता है, वाइवर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज अ वारंटी, यहां अपने मन से वो इलेक्ट कर लिया टू ट्रीट कंडीशन एज अ वारंटी। कंपल्सरी में क्या है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का हो जहां पे कंडीशन और वारंटी अलग अलग ना हो पाए, ठीक है, और वहां पे आपकी मजबूरी है कि भाई कंडीशन इज एक्सक्यूज बाय लॉ, उस तरह की कंडीशन क्या है, एक्सक्यूज बाय लॉ। एक्सक्यूज बाय लॉ का मतलब होता है लॉ इज परमिटिंग दैट काइंड ऑफ अ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो वहां पे अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, डैमेज। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, तो दैट ब्रीच ऑफ द कंडीशन विल बी बिकॉज ऑफ द एक्सक्यूज बाय द, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एक्सक्यूज बाय लॉ बिकम्स अ वारंटी। ये हो गया कंपल्सरी वाइवर, ठीक है। मोड ऑफ कंडीशन एंड वारंटी, इट कुड बी आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब जो लिखा हो या बोला गया एक्सप्रेसली, इंप्लाइड मतलब बाय द कंडक्ट। आइए इंप्लाइड कंडीशंस में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन एज टू टाइटल, यहां सिंपल सी बात है, जब आपको गुड्स बेचा गया, आपको टोटल ऑनरशिप दी गई, अगर आप नहीं, पोजीशन नहीं, ऑनरशिप, प्रॉपर्टी, पोजीशन वाली बात आएगी वारंटी में, ठीक है। यहां पे आपको फुल क्या दी गई, ऑनरशिप। अगर फुल ऑनरशिप आपको नहीं मिल रही है तो इट विल बी अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। आप सामान को आपको सोचो, आपको कोई सामान बेचे और कोई दूसरा आदमी आएगा कि ये नहीं, ये आपका सामान नहीं, मेरा सामान है, तो आप सेलर के पास जाओगे ना कि भाई मेरा पैसा वापस करो, तुमने मेरे को ऑनरशिप नहीं दी, आया ना, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, सेल बाय सैंपल। सैंपल डिस्क्रिप्शन आप कहीं से भी काम लीजिए। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको एक सैंपल दिखाया, फिर सामान बेचा, तो आप चाहोगे जो मेन प्रोडक्ट है वो सैंपल से मैच करे। अगर सैंपल से वो मैच नहीं कर रहा है तो क्या सामान खरीदोगे, तुम वापस कर दोगे कि नहीं कर दोगे। यहां पे एक और कंडीशन है कि जब आप खरीद रहे हो तो उस समय सामान को रीजनेबली आप खुद भी चेक करो। अगर आप रीजनेबली चेक नहीं कर रहे हो तो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक आपकी भी मानी जाएगी। फिर आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आपने दुकानदार को पूरा डिस्क्राइब किया आपको क्या सामान चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक जैकेट खरीदने गए, ठंडी आ रही है, लेना पड़ेगा, उसको एक स्पेसिफिक कलर बताया गया कि इस कलर का ही हमको चाहिए, नेट पे हमने डिजाइन देखा, सब कुछ है, वो मंगवा दिया दूसरे कलर का, ब्रांडेड प्रोडक्ट, वो मंगवा दिया दूसरे कलर का, क्या उसको हम बाय करेंगे, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं किया सर, नो एग्रीमेंट विल बी इनफोर्सेबल हियर बिकॉज देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। फिर होता है क्या, जहां पे सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन आपने दोनों दे दिया हो, मतलब सैंपल पहले डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका सैंपल बनाओ और सैंपल के अकॉर्डिंग आपको मेन प्रोडक्ट चाहिए। जहां वहां पे गुड्स अगर आइदर ऑफ देम सैंपल या डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा था, गुड्स लोगे आप, नहीं लोगे ना। इसके बाद कंडीशन एज टू फिटनेस एंड क्वालिटी, ये आपका सेक्शन 16 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी गुड्स बाय कर रहे हैं, इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ बायर टू रीजनेबली चेक दी गुड्स। जैसे आप एक शूज खरीदने गए और आपके सामने शूज फटा हुआ है एकदम, फिर भी आप खरीद रहे हैं, क्या बाद में क्वालिटी एंड फिटनेस पे क्लेम कर सकते हैं आप? लॉजिक्स, सिर्फ लॉ में लॉजिक्स लग रहा है और कुछ नहीं है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जो गुड्स खरीदने गए हैं, लेट्स से शूज खरीदने गए हैं, एंड यू आर नॉट नोइंग कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो छुपी हुई प्रॉब्लम है जो कि एक रीजनेबल आदमी देखने से नहीं खोज सकता है, एंड फिर उससे आपको नुकसान हो जाए, तो वो क्वालिटी एंड फिटनेस का इश्यू बन गया, तब तो आप वापस करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? तो इन दैट केस दैट गुड कैन बी रिटर्न बैक टू दी सेलर एंड कॉन्ट्रैक्ट कुड बी रेपुटेटेड। इसके अलावा कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी इज अ वेरी फनी सिचुएशंस। क्या कहा जाता है कि भाई जब गुड्स आपको दिया गया है तो वो गुड्स उस तरीके से आपको दिया जाना चाहिए
कि अगर किसी थर्ड पर्सन को भी बेचा जाए उसी वक्त उसी समय, तो वो थर्ड पर्सन भी उसको खरीद रहा हो, मर्चेंटेबल, बेचने लायक क्वालिटी में वो हो। अभी हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त के पास बुलेट है, तो वो एक साइलेंसर, स्पेशल फॉर्म ऑफ साइलेंसर मंगाया, बुलेट वाले बहुत लगा के घूमते हैं, ठीक है। जब वो घर आया तो वो डिब्बा एक तरफ से फटा हुआ था और उस साइलेंसर पे हल्की सी स्क्रैच थी, एकदम नया ब्रांड न्यू, मतलब एकदम अच्छा क्वालिटी का, बढ़िया, मगर क्या था, मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं था। क्योंकि अगर उतना फटे हुए डिब्बे से किसी थर्ड पार्टी को बेचा गया होता, कोई खरीदता क्या दुकान से? नहीं खरीदता ना, तो दैट लैक्स दी मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो वहां पे वो क्या हो गया, गुड्स को हम वापस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूटेटेड। आखिरी एक कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस याद रखिएगा हमेशा फूड्स आर्टिकल में ही लगेगा, ठीक है। होलसमनेस इज विथ रिगार्ड अगेन अ काइंड ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी ओनली, बट ओनली विथ रिगार्ड टू दी फूड आर्टिकल्स। अगर आप अब सोचो किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने लेट से एक डोसा ऑर्डर किया, खाना खा के आए नहीं तुम लोग? नहीं लेके आए, खा के आए तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। डोसा ऑर्डर किया, आप पहला कौर उसमें से तोड़े, सांभर में लगाया, खाए और आपको उसमें एकदम खट्टा स्वाद आया, एकदम बेकार, खाओगे? बाकी पैसा दोगे उसका? वापस कर दोगे? नहीं कर दोगे? क्यों? इट इज नॉट ऑफ अ होलसमनेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि कंडीशन होलसमनेस की पूरी नहीं हो रही है। इसका भी एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप यहां से क्लास में बच्चे करते हैं, नीचे जाएंगे, अभी कुरकुरे खरीद के आएंगे, आप बाहर गए और कुरकुरे खरीद के ले आए, कुरकुरे खोला, उसमें से स्मेल आ रही थी, खाओगे उसको? क्या उसको वापस करोगे? बिल्कुल करोगे। वहां पे आपके पास क्या आ गई, कंडीशन ऑफ होलसमनेस। क्लियर है? इसका ये मतलब नहीं है कि इसको चेक करने के लिए आप बस कुरकुरे का पैकेट खोल के सूंघने लगे हर जगह, सही निकलेगा तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कंडीशन एज टू टाइटल हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, सेल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करेगा आप वापस कर सकते हो, ठीक है। इसके ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा जरूर, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई भी एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद फिर क्या आता है, सेल बाय सिंपल, जहां पे बल्क कॉरेस्पॉन्ड करें विद द क्वालिटी ऑफ अ सिंपल, बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो सैंपल से मैच करने की, और गुड सेल बी फ्री फ्रॉम एनी हिडन डिफेक्ट। इसके बाद सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जहां पे दोनों से मैच करना होगा, नहीं मैच करने के केस में क्या करेंगे, रेप्यूडिएट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को। फिर क्या है, क्वालिटी एंड फिटनेस, द गुड सप्लायर्स सेल बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच बायर वांट देम, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस आर फुलफिल्ड, ठीक है। द बायर शुड हैव मेड नोन द सेल, और यहां पे तीन कंडीशंस हैं। नंबर 1, पहला, बायर ने सेलर को क्या बता दिया हो, किस लिए गुड्स चाहिए, और उस सेलर के ही जजमेंट पे डिपेंड कर रहा हो। जैसा हमने कहा, लेट्स से हम एक शॉप में गए और हमने कहा मेरे को एक रनिंग शूज चाहिए, मुझे तो नहीं पता रनिंग शूज कैसे होते हैं। नाउ आई एम डिपेंडिंग अपॉन दी स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर। सेलर जो शूज दिखाएगा उसी को रनिंग मानेंगे, यस और नो। प्लस हमने उसको बता दिया कि मेरा पर्पस क्या है, रनिंग शूज मांगने का पर्पस क्या होगा, शादी में पहन के जाएंगे, भागना तो है नहीं वहां से, ठीक है, नहीं किसी को भगाना है। हमारा पर्पस तो वहां जा रनिंग शूज का ये होगा कि हम एथलीट हैं, हम कहीं खेलने वाले जाएंगे, यस और नो। तो पर्पस उसको नोन है। दूसरा क्या है, बायर इज रिलाइंग ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर। तीसरा क्या है, गुड मस्ट बी ऑफ अ डिस्क्रिप्शन डेल्ट इन बाय द सेलर। मतलब आप जो शूज वाले क्या गए वो स्पोर्ट्स शू वाला ही हो, आप चले गए हैं एक वेडिंग या फिर एक ऐसे शूज वाले के यहां जो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल शूज बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मल, अब उनसे आप कह रहे हैं रनिंग शूज दे दो, तो क्या उनकी गलती है? वो स्पोर्ट्स शू वाला होता तो उनकी गलती है ना। देखिए यहीं पे आता है आपका कैवेट इम्पिटा, लेट द बायर बी अवेयर। वो मना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं दिखा, आपको नहीं पता था किसके यहाँ जा रहे हो आप, क्लियर है। तो ये तीन कंडीशन जब पूरी होती है तो ही आपका क्या लगता है, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। ये तीन कंडीशन पूरी हो रही है और उसके बाद भी सामान खराब निकल रहा है, उसकी क्वालिटी या उसकी फिटनेस सही नहीं है, तो आप सामान को वापस कर सकते हो। इसके बाद क्या है, ये एग्जाम्पल इनफैक्ट एग्जाम में आया हुआ भी है। ए बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी, अ डेंटिस्ट। बी एक डेंटिस्ट था, उससे एक नकली दांत खरीदे गए, बट द सेट वॉज नॉट फिट इन द एज माउथ। ए रिजेक्ट द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम द रिफंड ऑफ द प्राइस। इट वॉज हेल्ड दैट
ए वॉज एंटाइटल्ड टू सो। ऑब्वियसली बात है, डेंटिस्ट क्या गया है, दांत लगवाने गया होगा, नकली दांत ले रहा है, इसका मतलब उसके पास दांत नहीं है, पर्पस नोन है, ठीक है। डेंटिस्ट के ही स्किल एंड जजमेंट, भाई अगर हमें दांत लगवाना हो, हम खुद से कोलगेट वाले तो है नहीं, दो ठोट लड़ाएंगे, देखेंगे कौन सा टूट रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। हम तो डेंटिस्ट के स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड करेंगे, और डेंटिस्ट है तो ऑब्वियसली बात है वही इसके बारे में डील करता है। अगर हम किसी मेडिकल वाले से, किसी केमिस्ट से बेसिकली, ठीक है, या फिर किसी और XYZ इंडिविजुअल से दांत खरीद लें जो दांत बेचने में एक्सपर्ट नहीं है, तब तो हम मान सकते हैं उसकी गलती नहीं, गलती मेरी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम एक डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम ये सोच के जा रहे हैं ना, डेंटिस्ट से अगला बंदा पढ़ाई किया है, तो अगला बंदा भी डॉक्टर लगाता है नाम के आगे। अब वैसे तो आप लोग जो भी कहो, जब दांत बनवाने जाते हो तो डॉक्टर ही कहते हैं उसको, आप लोग, आपको पता है कि आपका पूरा जबड़ा उसके हाथ में है, तो इन दैट केस आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। फिर भी अगर वो खराब दे दे तो क्या आप उससे पैसा रिफंड नहीं मांगो, क्या उसका सामान वापस नहीं करोगे, उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करोगे, करोगे ना। बस वही एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कंडीशन एज टू मैचेबिलिटी हमने बता दिया है, बजटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए यहां पे दिया हुआ है, ए बॉट अ ब्लैक वेलवेट क्लॉथ फ्रॉम सी एंड फाउंड इट टू बी डैमेज विथ व्हाइट, ठीक है, सफेद चींटियां उसको खा गई थी, तो यह मैचेबिलिटी क्वालिटी का नहीं था। इसके बाद होलसमनेस, ए ने एफ को सप्लाई किया विथ मिल्क, मिल्क में टाइफाइड जेम्स थे, उसको एफ की वाइफ ने कंज्यूम किया और मर गई। अब एफ खुश हो या दुखी हो तो केस तो करेगा ना एक ऊपर, ठीक है, कि भाई क्या हुआ है कि भाई आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन की है एज टू दी फिटनेस, और क्योंकि फूड के केसेस में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ए विल बी लायबल टू पे दी डैमेज। क्लियर है, डजंट मैटर। फूड आइटम्स में तो ऐसा लगाया जाता है स्ट्रिक्टनेस। अभी तो ये आपका सेल ऑफ गुड एक्ट में कंडीशन दिया हुआ है। फूड के लिए तो आपको पूरा पूरा एडल्ट्री ऑफ फूड, जहां पे आप खराब खाने बेच रहे हो, आप देखते होंगे कि जितने भी अच्छे शॉप्स हैं उनके वहां पे एक सर्टिफिकेट लगा रहता है बाय द फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर रेगुलरली विजिट करते हैं उस जगह पे, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ, पैसा नहीं लेते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ द फूड, डिटरमाइन द गुड क्वालिटी ऑफ। मेरे नानी के यहाँ जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो वहां पे रेंट पे ही एक फूड इंस्पेक्टर रहते थे, हर हफ्ते मिठाई आती थी मेरे नानी के यहाँ। तो आप समझिए कि उनके यहाँ कितने, मतलब हफ्ते में एक बार आ रही है जो मकान मालिक है उनके यहाँ, तो जो किराएदार है उसके यहाँ कितनी बार आती होंगी फ्रिक्वेंट। तो मोहल्ले की जितनी दुकान थी सबके यहाँ से अपना आता रहता था। तो नानी क्या नहीं आता था एग्जैक्टली, वो उनको आता था, वो आके एक डिब्बा थमा देते थे, लीजिए माता जी खाइए। इम्प्लाइड वारंटीज टाइप, इम्प्लाइड वारंटीज में क्या क्या आता है, इम्प्लाइड वारंटीज में आता है सबसे पहले, ये तो कहीं से भी कूद गया है, अच्छा हाँ, चार तरह की इम्प्लाइड, अभी इम्प्लाइड कंडीशन में पढ़ लिए, अब इम्प्लाइड वारंटी पे आते हैं। इम्प्लाइड वारंटी चार तरह की होती है, वारंटी एज टू अंडरस्टूड पोजीशन, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम बैलेंस, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड, वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय ट्रेड एंड ट्रेड ऑफ यूजर्स। सबसे पहला हम लोग देखते हैं वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ गुड्स। जब हम कोई सामान आपको बेच रहे हैं तो आपको ये एक एजम्पशन रहना चाहिए ना कि आप उसको फ्रीली यूज कर पाए। अगर आप उसको फ्रीली यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पोजीशन किसी और के पास है, हमने बाइक आपको बेची, चाबी किसी और के पास है, अब चाबी आपको नहीं मिल रही है तो आपके पास क्या अनडिस्प्यूटेड पोजीशन आई, डिस्प्यूटेड हो गया, आप जाओगे तो चाबी झाड़ के लोगे तो मिलेगी बाइक आपको, हाँ या ना। तो इस तरह के डिस्प्यूटेड पोजीशन अगर आपको मिल रही है तो उसके लिए आप क्या मांग सकते हो, ऑनरशिप आपको मिली, मालिक आपको, पोजीशन नहीं मिली आपको, तो क्या मांग सकते हो, डैमेजेस। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। देखो यहां पे है भी सेकेंड हैंड टाइपराइटर विच हैपन टू बी स्टोलन। अभी आपको सेकेंड हैंड टाइपराइटर बेच दिया जाए जो कि चोरी किया हुआ है, आप अगर इनोसेंट बायर हो तो आपके पास ऑनरशिप आ जाएगी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी उसका असली मालिक पाएगा वो वापस ले लेगा, और जब वापस लेगा तो आपके पास पोजीशन रह गई नहीं ना, तो उसके लिए आप क्या क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस। फिर है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम बैलेंस। इनकम बैलेंस मतलब होता है बेसिकली गिरवी रखना। तो ऐसा कोई, मतलब लेट्स से ये लैपटॉप मेरा है, मान लेते हैं, मेरा है नहीं पर मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हमने बाहर अजय सर को दिखा के उनसे 10,000 रुपए लिए, सर 10,000 रुपए दे दीजिए, अगर लैपटॉप वापस नहीं कर पाएंगे तो सॉरी, अगर हम पैसे वापस नहीं कर पाएंगे तो आप लैपटॉप ले लीजिएगा। तो लैपटॉप पे एक सिक्योरिटी क्रिएट कर दी हमने, हाँ या ना।
अब ये लैपटॉप हम आपको बेच दें, आप यूज कर रहे हैं, कल को सर को हम पैसा ना दें, अगर सर आपके पास पहुंच जाए, लैपटॉप सिक्योरिटी में रखा था, तो आपका नुकसान हुआ ना ऐसा बायर। तो आप चाहोगे कि जो सामान आप खरीद रहे हो उस पर किसी तरह का कोई इनकम बैलेंस ना हो, हाँ कि ना। अभी रिसेंटली मतलब हो गया 3-4 साल, हमने अपनी एक कार बेची, ठीक है, एक होटल को। वो कार पे कुछ समय का क्या कहते हैं बैंक इंस्टॉलमेंट बाकी थी, बकायदा हमें बैंक से एनओसी लेना पड़ा कि भाई अब कार पे कोई भी लोन बाकी नहीं है, तभी उसकी सेल डीड बनी। क्यों? अगर कार पे कोई लोन की इंस्टॉलमेंट बाकी रहती, क्या हम बेच पाते? अलाउड ही नहीं है। क्यों? वहां पे आ जाता वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम बैलेंस। इसका ब्रीच होगा, अगर इसका ब्रीच होगा तो मेरे को क्या पे करना पड़ता? डैमेजेस। ठीक है, इसका ब्रीच होने पे मेरे को क्या पे करना पड़ता? डैमेजेस। जी सर, अगर चालान कटा हुआ है उस पर तो भी एक तरह से मेरे ऊपर लाइबिलिटी है ना, डेप्थ है ना, क्लियर है। फिर आता है वारंटी एज टू दी डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। आप एक सिंपल सी एक शर्ट भी अगर आप पहने हो, टी शर्ट पहने, जो भी यहां पे आप पहन के बैठे हो, ठीक है, अगर घर जाना चेक करना, पीछे एक छोटा सा साइज के संग कंपनी का ब्रांडिंग लगा होगा, उस पे ये भी लिखा होगा कि क्या क्या चीज यूज करना है, क्या क्या चीज यूज नहीं करना है। आप कोई भी सामान खरीद लीजिए, उस पे उसका खतरा क्या हो सकता है ये साफ साफ लिखा रहता है, वार्निंग लिखी रहती है। क्यों लिखी रहती है? every single good is potentially having some kind of a danger. Seller is under a responsibility to disclose genuine danger of that good. जो एक genuine उसकी danger हो सकती। अब ऐसा तो इस बॉटल को काट के हम हथियार बना ले, वो सेलर थोड़ा सोचा होगा, बट जो इस बॉटल के जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इसमें गर्म पानी हो तो ये डैमेज हो सकता है, उसको जिसको जो इसको उसमें यूज कर रहा होगा उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी आप वाटर बॉटल खरीदोगे आप देखोगे उसके ऊपर लिखा रहेगा हॉट वाटर के लिए वो है कि नहीं, और हॉट वाटर है भी तो अप टू व्हाट डिग्री ऑफ हॉट वाटर लिखा रहता है। दैट इज अबाउट डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ द। अगर आप डेंजरस नेचर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे उस डेंजरस नेचर के कारण अगर बायर को कुछ नुकसान होता है जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो बायर आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ सेलर टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड। क्लियर है, हाँ या ना? हाँ जी सर। और कोई बाहर चोर बाजार से जाके अपना कोई कुछ खरीद लेता है, कुछ भी, तो उसे और चोरी का हो तो वो इनोसेंट बायर हो ना, अपने आपको इनोसेंट बायर दिखता है ना। तुम कह रहे हो कि एक आदमी चोर बाजार में जाके चोरी का सामान खरीद रहा है और इनोसेंट बायर है कि नहीं? चोर बाजार में जाने वाला इनोसेंट क्यों होगा तुम बताओ? उसको पता ही कि चोर बाजार में जा रहा है तो वहां चोरी नहीं मिलेगा। लॉजिक लगाओ, ठीक है सर। यहाँ पे बहुत डिवोल कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे उसके फेवर में। क्लियर है सर? एप्लीकेशन कैसे दिखाओगे इनोसेंट अपने आप को? तुम चोर बाजार में गए हो, सर एक चीज आप समझिए, ये बात हम पहले ही समझे, आप लोग अभी तो इसके लिए कंफ्यूज हो। अभी जो आप पढ़ रहे हो दैट इज द सब्सटेंटिव नेचर ऑफ लॉ, जिसमें बताया जाता है राइट्स एंड ड्यूटीज अलॉन्ग विद द इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दोस राइट एंड ड्यूटीज पनिशमेंट्स। अब उसको प्रूव करना एक प्रोसीजरल लॉ का पार्ट होता है। कोर्ट में कैसे जाओगे, कैसे प्रूव करोगे? इन ऑर्डर टू प्रूव एनीथिंग यू हैव टू यूज द इंडियन एविडेंस एक्ट। देयर आर सो मेनी अदर प्रोविजंस व्हिच आर टू बी फॉलोड। वो फॉलो करने का काम कहां का? प्रोसीजर लॉ का है। तो आप लोग बस ये जानो कि चोर बाजार से खरीदा, अगर ये प्रूव्ड है तो आप चोर बाजार से खरीदे हुए माने जाओगे, तो आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। तो जो बीच का प्रोसेस है प्रूव करना, आप तो कह दो चोर बाजार से नहीं खरीदते थे आप, तो ये प्रूव करना दैट विल बी अ प्रोसेस ऑफ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर रखो। ये आपका सेल ऑफ गुड एक्ट प्रूव नहीं करेगा कि आप चोर बाजार से खरीदे हो तो क्या, ये बस ये बता रहा है कि अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो सेल है कि नहीं, बस इतना ही बता रहा है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो कैसे प्रूव होगा, ये प्रोसीजरल लॉ का काम है। उसमें लिए आपका सीपीसी आएगा, अगर आपने क्रिमिनल एक्ट किया तो सीआरपीसी आएगा। along with these two laws depending upon the nature of a crime, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट पूरा आएगा, जो कि प्रॉपर प्रोसीजरल लॉ है among all the laws.
सब्सटेंटिव नेचर है, सिर्फ एस्टॉपल का प्रोविजन है उसमें, बाकी पूरा प्योरली प्रोसीजरल लॉ है वो, जजेस लॉ भी उसको कहते हैं, क्योंकि जजेस के आगे ही उस लॉ को यूज करते हुए प्रूव करना है सब कुछ कोर्ट रूम में। समझ में आ रहा है? तो वो सारी चीजें वहां रहेंगी। एनीवेज, फिर एक जो बचा हुआ वारंटी है, वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस और ट्रेड। इसमें क्या लिखा हुआ है? एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एंक्स और अटैच बाय द यूज ऑफ ट्रेड। जैसे कि शेयर परचेज फ्रॉम द ब्रोकर एक्सपेक्टेड टू फ्री फ्रॉम बैड डिलीवरीज। जब आप किसी ब्रोकर से शेयर खरीदते हो तो बाय डिफॉल्ट बाय द यूजर्स एंड ट्रेड, मतलब कस्टमरी, आप मान के चलते हो कि अगर वो एजेंट है, वो ब्रोकर है, तो उसके पास सही डिलीवरी, मतलब गुड डिलीवरी ऑफ शेयर्स ही आएंगे, बैड डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं आएंगे। तो ये आप क्वालिटी एंड फिटनेस, इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे कि अगर आप एक किसी लेट्स से आप केमिस्ट के शॉप से अगर मेडिकल केमिस्ट के शॉप से अगर आप खरीद रहे हो क्या दवाई, तो मान के चलते हो ना कि अच्छी क्वालिटी की दवाई होगी, नकली नहीं होगी। एक्सपायरी तो आप चेक कर लेते हो, हम क्वालिटी बता रहे हैं, डॉक्टर लिखा है, केमिस्ट वही दवा दे रहा है, सेम नाम पे सेम पैकेजिंग में नकली दवाई भी आती है मार्केट में। यहाँ पे कंडीशन देखिए, कंडीशन आपका कब लगता है? जब वो 3 कंडीशन पूरी होती। यहां पे आपका वारंटी लग रहा है जब आप यूजेस ऑफ ट्रेड के थ्रू जा रहे हो। आप उन 3 कंडीशन के थ्रू नहीं जा रहे हो, आप किसके थ्रू जा रहे हो? क्योंकि ऐसा होता आया, यूजेस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? पब्लिक में ऐसा होता आया है, इसीलिए आप उसको मान रहे हो कि ये ऐसा होता ही रहेगा। तो यूजेस ऑफ ट्रेड, तो उसमें फिर अगर आपका कोई कंडीशन फिटनेस या क्वालिटी खराब होता है तो उसमें आप क्या कहते हो कि वारंटी डैमेज। तो क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं किस पे? कैवेट एम्पेटर। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक के पहले ही अपना आखिरी टॉपिक होगा, इसके बाद वी विल टेक अगेन 5 मिनट ब्रेक। ठीक है, आप लोग चाहो तो नीचे जाकर थोड़ा सा नाश्ता पानी भी करना हो कर लो। एनीवेज, कैवेट एम्पेटर, कैवेट एम्पेटर सेक्शन 16 में ही आता है। इसमें क्या कहता है? लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई सामान बायर खरीदने जा रहा है, ये उसकी भी ड्यूटी है, इनफैक्ट उसकी ही ड्यूटी है कि बिफोर मेकिंग अ परचेज वो गुड्स के क्वालिटी एंड फिटनेस को चेक कर ले। आप एक शर्ट खरीदने गए तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको चेक कर लो कि आपके साइज, फिटिंग सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर आप खराब चीज खुद देख के जानबूझ के खरीद के ला रहे हो, एक शर्ट फटी थी फिर भी आप उसको खरीद के ले आए, तो आप खरीद के ले आए, अब उसके सेलर वापस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे ए परचेज हॉर्स फ्रॉम बी, ए नीडेड हॉर्स फॉर राइडिंग बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू बी। द हॉर्स वॉज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग बट सुटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्राइवन इन दी कैरेज। सामान लाद के ले जाने वाला ही घोड़ा वो था, राइडिंग के लिए घोड़ा अच्छा नहीं था। कैवेट एम्पेटर रूल इज अप्लाई। क्यों? ए ने कभी बी को बताया नहीं क्यों खरीद रहे हैं। ए बी के स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। बी सिर्फ और सिर्फ घोड़ा बेचने वाला हो, यहां पर कोई मेंशन नहीं है। और उन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए ने इस बात को वेरीफाई भी नहीं किया कि वो घोड़ा किस तरह का है, राइडिंग के लिए है या फिर कैरेज ढोने वाला है। ठीक है, तो इस केस में ए कैन नॉट रिजेक्ट द हॉर्स नॉर कैन क्लेम कंपनसेशन। क्लियर है? कैवेट एम्पेटर। और यहां पे बताया भी है, देखो, इन ऑर्डर टू रिक्वायर्ड कंडीशंस व्हेन डॉक्ट्राइन इज नॉट अटैच, तो ये कंडीशन जब फुलफिल हो रही होंगी तभी ये पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पेटर अटैच नहीं होगा। ये तीनों चीजें, मतलब ये तीनों चीजें हम कहां पढ़ चुके हैं? कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस में भी। एक्सेप्शन क्या है कैवेट एम्पेटर का? सबसे पहला, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूजेस, गुड परचेज अंडर अ पेटेंट और ब्रांड नेम। आप किसी ब्रांडेड सामान को खरीद रहे हो तो वो कैवेट एम्पेटर का एक्सेप्शन है। आप फिर सेलर के पास ना जाकर आप किसके पास जाते हो? ब्रांड के पास। जैसे कि अगर हमने कोई ब्रांडेड सामान खरीदा, लेट्स से हमने नाइकी का शूज खरीदा और शूज में कोई प्रॉब्लम आ गई, ब्रांड देके खरीदा, सेलर के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते, हम सिर्फ ब्रांड देके खरीदे। हम गए शॉप में, कहे कि भाई मेरे को नाइकी का शूज चाहिए, उसने दे दिया मेरे को। नाउ सेलर इज नॉट लायबल अंडर दिस, बट ब्रांड विल बी लायबल ना। वारंटी उनके ऊपर लगेगी नहीं लगेगी? इसके अलावा फिर क्या है? गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। हम सेलर हो गए, एकदम स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दे दिया, सेलर से ना पूछे ना उसके स्किल जजमेंट पर डिपेंड करे थे, हम क्या बोले? एकदम प्रॉपर क्या चाहिए? डिस्क्रिप्शन। तो कौन लायबल होगा यहां पे? डिस्क्रिप्शन से अगर मैच कर रहा है तो बायर, नहीं मैच कर रहा है तो सेलर। इसके बाद मर्चेंटेबल क्वालिटी, अगर गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी का है तो बायर, नहीं है तो सेलर।
इसी तरीके से सेल बाय सैंपल है, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल है, ट्रेड न्यूज़ है, सेलर एक्टिवली कंसील अ फैक्ट और गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अगर सेलर ने जानबूझ के कोई चीज छिपाया या फिर वो उसने फ्रॉड कमिट किया, उसने क्या किया, सर यही नया डिजाइन है, आधा उधा फटा हुआ मिलेगा आपको, न्यू डिजाइन, फ्रॉड कमिट कर रहा है, झूठ बोल रहा है आपसे, एक्टिवली कंसील कर रहा है, या फिर सजेशन विच इज बिलीव टू बी फॉल्स एंड स्टिल ही इज मेकिंग दैट सजेशन। सेक्शन 16 का पॉइंट नंबर 17 का पॉइंट नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर वो सब कंप्लीट कर रहा है तो उस केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिटल अप्लाई नहीं होगा, सेलर लाइबल हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं, सामान नहीं, दवाई। हाँ, देखिए मेरी बात समझिएगा। अगर बड़े ब्रांड है जैसे नाइकी है या कोई क्लोथिंग ब्रांड है या कोई स्पोर्ट्स वियर है या कोई और ब्रांड है, उसका ना ऐसे आईफोन भी नकली आते हैं, ठीक है, अगर वो ब्रांड है तब के लिए क्या कंडीशन है, तब यहाँ पे बायर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आईफोन खरीदने पे आपका आईफोन उस समय ओरिजिनली बेचा गया है, वो एक्टिव था कि नहीं था, उसके लिए एप्पल बकायदा देता है चेकिंग सिस्टम, जो उसका एक सीरियल नंबर होता है, वो एप्पल के वेबसाइट पे जाके आप डालते हो तो आपको बता देता है कि ये फोन कभी यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर भी आप नहीं चेक कर रहे हो, तो यहां किसकी गलती है? बायर की है। आता है। अब इसके लिए ब्रांड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए ना सेलर रिस्पॉन्सिबल है ना ब्रांड। सेलर ने अगर फ्रॉड कमिट किया है, मतलब जानबूझ के नकली बेचा है असली के प्राइस पे, तो सेलर फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ रहे हो? ब्रांड की रोल ही तब आती है जब आप ब्रांडेड सामान असली खरीदो। नकली ब्रांड का सामान आ रहा है तो ब्रांड, अब सोचो आप 4,000 रुपए का एक शूज खरीदने गए जो कि नाइकी को पे करते, वैसे शूज तो लाखों के आते हैं, 80,000 का भी आता है, बट ठीक है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या चले गए, नाइकी का शॉप में चले गए। हम तो अपने लेवल पे आगे बात करते हैं, हम 4,000 खरीद पाएंगे मैक्सिमम, तो 4,000 का आपने बाई किया, नकली था, तो इससे ब्रांड को भी तो लॉस हुआ, क्योंकि 4,000 किसी और हाथ में चले गए, ब्रांड को भी तो नहीं मिले। तो अल्टीमेटली ब्रांड नकली सामान को तो वैसे भी रोकवाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ आईपीआर, कि भाई मेरे पेटेंट, मेरे कॉपी, मेरे पेटेंट का यूज कर रहा है, मेरे ट्रेडमार्क का यूज कर रहा है, उसको बंद करो। बायर का नुकसान हुआ तो बायर किसके अगेंस्ट केस कर सकता है? सेलर के अगेंस्ट, क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं रह गया गुड। जब ब्रांडेड नहीं है तो क्वालिटी एंड फिटनेस में आ गया, क्वालिटी एंड फिटनेस में भी किस पॉइंट में आ गया? फ्रॉड वाले पॉइंट में आ गया। क्योंकि नाइकी का शूज ऑब्वियस सी बात है, आप किसी अथॉराइज, मतलब जब ब्रांडेड सामान खरीदते हो सबसे पहला काम होता है उसको अथॉराइज सेलर के पास जाते हो, हाँ कि नहीं? आप किसी नॉर्मल सेलर के पास नहीं जाते हो जब ब्रांड खरीदते हो। तो अगर मेरे को एक फॉर्मल शूज खरीदना है रेड चीफ का या फिर वुडलैंड का, तो हम उनके अथॉराइज शॉप में जाएंगे। और अगर हम बेनियाबाग पे चले गए, ठीक है, तो वहां पे तो ऑब्वियस सी बात है हम गए ही किस लिए हैं, और वहां पे कोई गए सर ये वुडलैंड का 400 का जूता, तो हम मान के खरीद लिए तो 400 का होगा, उसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सेलर की होगी, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरह की किसी भी शॉप पे जाएंगे, वो कभी आपसे नहीं कहेगा ओरिजिनल है, वो यही कहेगा कि सेकंड कॉपी है। वो सेकंड कॉपी वर्ड यूज करेगा बकायदा, क्योंकि उसको भी पता है कि वो झूठ बोल के बेचेगा तो वो भी फंस जाएगा, फ्रॉड में आ जाएगा, तो सेकंड कॉपी कहेगा। सेकंड कॉपी में से चीप आती है, सस्ती आती है, ठीक है। मतलब जैसे कि शादी वादी के टाइम पे आप देखिएगा, जितना भी दुल्हा सजा हो, आधा ड्रेस उसका सेकंड कॉपी रहता है। दुल्हन का हमें नहीं पता, क्योंकि ब्राइड्स आर यूजली लाइक कि नहीं, हमें मनीष मल्होत्रा वाला डिजाइन ही खरीदना है, पर दुल्हन होशियार होते होंगे तो पैसा बचाओ भी सही, तो वो खरीदेंगे ब्रांडेड दिखने वाला सामान, एक्चुअल में नहीं होता। अभी कोई भी शादी का सीजन आएगा, आप ये बेनियाबाग चले जाइए, हमारे बगल में अपना पूरा दुकान लाइन से है, देखिएगा जो हर दूसरा आदमी जो वहां बैठा है या तो दुल्हा है या दूल्हे का भाई है, आइदर इज अ ग्रूम और इज अ ब्रदर ऑफ अ ग्रूम, और उसको दिमाग में ये चल रहा है कि पैसा बचा लो, लगना मगर अच्छा चाहिए, क्योंकि जूता चोरी भी होना है, ऐसा बोलना है कि चोरी होने वाला सस्ता वाला है, तो सेकंड कॉपी वो लेता है वहां से, ठीक है। चलिए तो कुछ पोजीशन और कर लेते हैं, फिर एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। कुछ पोजीशन और कर लेते हैं, 18 to 26 भी कर ही लेते हैं हम लोग, थोड़े पोजीशन है, ठीक है। 18 to 26 में बेसिकली विद रिगार्ड टू दी ऑनरशिप ट्रांसफर कैसे होती है उसके बारे में बात करता है। सबसे पहले क्या आता है? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड, पासिंग ऑफ रिस्क। याद रखिएगा, रिस्क हमेशा ऑनरशिप के साथ रहता है, जिसकी ऑनरशिप उसका रिस्क। जैसे कि इनका मोबाइल है, किसका मोबाइल है? सत्यम का है, ठीक है। किसकी ऑनरशिप है इस पे? और उसको किशन गिरा दे, नुकसान किसका हुआ?
भले ही सत्यम बाद में उससे रिकवरी करता रहे, पर इमीडिएट नुकसान किसका हुआ? जिसकी ऑनरशिप हमेशा आप एक When I was practicing in Delhi, तो बेसिकली हुआ क्या कि I went to a shop जहां पे कुछ किचन्स के मतलब सामान मिलते थे, किचन वेयर्स, ठीक है। तो उसमें कुछ एक शीशे से गिलास थे, तो मेरे एक दोस्त से गिलास गिर के टूट गई और वो गिलास पे एमआरपी लिखी थी 4999 ओनली, शीशे की। वो ऐसा डिजाइन में फोटो खींचने की कोशिश कर रहा, वो गिरी होगी 4999 ओनली, ठीक है, उस एक गिलास की, शीशे के गिलास की प्राइस। अभी इमीडिएट लॉस किसका हुआ? सेलर का हुआ। अब वो बायर को पकड़ेगा, पैसा निकलवाएगा, तब तो बायर का नुकसान है। बायर से ही कैन क्लेम अ कंपनसेशन, ही कैन क्लेम अ डैमेज फ्रॉम द थर्ड पार्टी, बट इमीडिएट लॉस किसका हुआ? सेलर का हुआ। तो जिसकी ऑनरशिप उसका लॉस। आप गए क्रिकेट का बैट खरीदे, ठीक है, आप बैट को नॉर्मली इंडियंस आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दीज थिंग, बैट ना भी हो तो चलाते रहते हैं, तो बैट हाथ में आ जाए तो 2-3 तो छक्के लग जाते हैं हवा में, ठीक है, शेडो प्रैक्टिस तो हो जाती है। बैट हवा में 2-3 बार आपने चलाया, अब बैट निकला अलग हो गया हवा से ही, किसका लॉस है? खरीदा नहीं था, अभी आप क्या कर रहे थे? डेमो ट्रायल, किसका लॉस है? सेलर। आपने बैट को खरीद लिया, बाहर निकले, आपको एक ईटा दिखा, आपको लगा इसको मार के देखना चाहिए, ताकत है कि नहीं है कंधे में, बैट टूट गया, किसका लॉस है? बायर का। तो ऑनरशिप जिसकी होगी, लॉस रिस्क हमेशा किसका होगा? अगर कोई थर्ड पर्सन डैमेज कर रहा है, उससे डैमेज रिकवर करोगे, पर इमीडिएट लॉस किसका है? ऑनर का, ठीक है। यहां पे भी यही बात लिखी है, पासिंग ऑफ ऑनरशिप इफ प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, रिस्क इन द गुड सोल्ड इन दैट ऑफ द बायर इज नॉट ऑफ द एंड नॉट ऑफ द सेलर, ठीक है। तो जो रिस्क है वो बायर का हो जाएगा, सेलर का नहीं रहेगा अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को समझना रहेगा एग्जाम के लिए कि लेट्स से आप सामान खरीदे, आप उस सामान के ऑनर हो गए, फिर आपको मार्केट में और भी चीज खरीदनी थी। कई बार होता है दुकानदार के पास ही सामान रखवा देते हैं कि भैया अभी उसको खरीदते हम लिए, पैसा पे कर दिए, सामान मेरा हो गया, पर अपने पास 2 मिनट हमारे रखो, हम बाकी और सामान लेकर आ रहे हैं, फिर इसको लेके जाएंगे। आप चले गए बाहर सामान लेने, उस दुकान में आग लग गई, उस आग में आपका सामान भी जल गया, तो क्या सेलर से आप रिकवरी ले सकते हो? सामान आपका था सर, सामान आपका था, रिकवर ले सकते हैं। सोचो, मगर लॉस भी किसका है? फिर आपका है। सर तब ले पाओगे जब सेलर की गलती होगी, सेलर की गलती नहीं है तो कोई लॉस नहीं भाई, जिसकी गलती होगी लॉस में उससे ना लोगे। बिजली ही गिर गई आसमान से उसके दुकान पे, किससे लोगे आप? ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड हमने बोला तो बता दे रहे हैं, पूरी मूवी बनी एक्ट ऑफ गॉड पे, याद रखिएगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पे थी। एक्ट ऑफ गॉड कभी भी कोर्ट में पैसा नहीं मांगा जाता ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। और अगर आपको याद होगा ध्यान से, तो इंश्योरेंस कंपनी आखिरी में, मूवी के आखिरी में, इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती है। पैसा फिर वो जो मंदिर के जो भी पुजारी, मंदिर मस्जिद के जो भी लोग रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग देते हैं, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड पे कंपनसेशन नहीं मिलता है। वो एक एक्सेप्शन है किसका? कॉन्ट्रैक्ट का, इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट टॉट में भी एक्ट ऑफ गॉड को एक्सेप्शन माना गया है। तो एक्ट ऑफ गॉड के ग्राउंड पे वो केस नहीं जीत पाए थे भाई साहब। वो जीते किसके अगेंस्ट से? और जीते भी नहीं, वो लोग रेडी हो गए पे करने के लिए। मूवी का आखिरी लॉजिकली लीगली बहुत फिट है मूवी वो, ठीक है। मतलब जब हमने वो मूवी 2011 में, दैट वाज माय लास्ट मूवी इन द थिएटर, उसके बाद थिएटर में आज तक कोई पिक्चर हम नहीं देखे हैं। तो 2011 में आई वाज इन स्कूल, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हुई, सीएस हुआ, एलएलबी हुई, एलएलएम हुआ, सारी चीजें हुई। और इस पूरे प्रोसेस में आई रियलाइज कि वो मूवी की एंडिंग खासकर कितनी ज्यादा लीगली लॉजिकल थी, बहुत ज्यादा। वो लीगली किसी चीज को एकदम एक्सेप्शनली नहीं दिखा दिया वहां पे। एनीवेज, आइए, रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। देयर आर 2 रूल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड इंटेंशन ऑफ पार्टी। जैसा हमने कहा है, गुड्स को आइडेंटिफाई होना चाहिए, मतलब गुड्स किस नेचर के होने चाहिए? एसर्टेन एंड स्पेसिफिक नेचर के होने चाहिए। अनएसर्टेन गुड्स में कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता है। गुड्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए ना, पता तो होना चाहिए तुम कौन सा गुड्स खरीदने वाले हो, ठीक है। इसके बाद, अच्छा, इसका एक क्लास में एग्जांपल लेना हम भूल गए थे, तो अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। मान लीजिए आप यहां से बैठे बैठे अपने घर के बगल के एक जनरल स्टोर पे फोन किया, कहा मेरे को एक पैकेट बिस्किट चाहिए। उस समय उसने एक पैकेट बिस्किट निकाल के रख दिया,
फिर आप उसको दुकान पहुंचे, उसने आपको वो पैकेट देने से मना कर दिया, क्या वो असर्टेन गुड्स था? क्योंकि अभी तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो वो अनअसर्टेन गुड असर्टेन वो ही नहीं, वो उसने इसे आइडेंटिफाई किया है। असर्टेन कब होगा? जब बायर और सेलर दोनों आइडेंटिफाई कर लें। स्पेसिफिक कब होगा? जब बायर और सेलर दोनों एग्री कर जाएं। समझ में आ रहा है? तो फोन पे हुई बात के बेसिस पे आप गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन कैसे एप्लीकेबल होगा? ऑनलाइन सर जब तक आपके हाथ में गुड्स आ नहीं आता है, वो गुड्स कभी भी बताया जाता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो डिब्बे में पैक हो गया है। अभी इसमें देखना पड़ेगा, आगे एक प्रोविजन आएगा कि अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया गया है गुड्स को टू बी डिलीवर टू दी बायर। जैसे कि सेलर ने गुड्स को निकाला, डिब्बे में बांधा था और डिब्बे को ऐसे कैरियर वाले को दे दिया जिसको रोक कंट्रोल ना कर सके, तो अब गुड्स स्पेसिफिक नेचर का हो गया। ठीक है, क्योंकि सेलर अब रोक नहीं सकता, बायर को अल्टीमेटली मिलना ही है, और बायर ने डिस्क्रिप्शन देख के ऑर्डर किया, डिस्क्रिप्शन से अगर गुड्स एंड में मैच कर गया तो स्पेसिफिक है। ठीक है, एनीवेज इंटेंशन भी होना चाहिए ऑनरशिप ट्रांसफर करने का। अगर इंटेंशन नहीं है तो गुड्स ट्रांसफर नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत भूलिएगा एग्जाम में इस लाइन को। हमेशा ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए इंटेंशन होना चाहिए। अगर ये पानी का बॉटल हम आपको थमा रहे हैं तो इससे आप इसके ऑनर नहीं होंगे जब तक मेरा इंटेंशन बेचने का और आपका इंटेंशन खरीदने का ना हो। सिर्फ एक ही तरफ से इंटेंशन की बात होती तो कितना फनी वर्ड होता। कोई भी आपको सामान थमाता कहता है कि तुम खरीद लिए, तभी नहीं। तो इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? दोनों तरफ से। क्लियर है? इसके बाद वो कुछ जानवर ऊपर से नीचे उतरते हैं। ठीक है, हम लोग भी उस समय में जानवर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज उनको मतलब पिंजरे से आजाद किया गया है, उनकी आजादी की खुशी यही है। कभी बिल्कुल देखो किसी भी जानवर को अगर पिंजरे से आजाद करोगे, उसकी खुशी एकदम मतलब उच्चतम स्तर पे होगी, हाईएस्ट लेवल। हाँ, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, वी हैव सिंपैथी फॉर ऑल द एनिमल्स। ठीक है, बट एनीवेज ठीक है। प्राइमरी रूल क्या है? पासिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम बायर टू सेलर, सबसे पहले क्या है? देयर मस्ट बी एन इंटेंशन। इंटेंशन कैन बी असर्टेन बाय द कंडक्ट ऑन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द। ऐसा तो है नहीं कि आप एक समोसे की दुकान पे जाएंगे, 2 समोसे खा लेंगे, कहेंगे मेरा इंटेंशन नहीं था खाने का। ये किससे पता चल जाएगा? कंडक्ट ऑफ द पार्टी। इसी तरीके से आप एक लेट्स से बिग बाजार में गए, शर्ट पहन के बाहर निकलने लगे, रोक लिया, इंटेंशन नहीं था, हम बस चेक कर रहे थे। यहां पे सर्कमस्टेंस। ठीक है, एनीवेज तो इंटेंशन होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट स्टेजेस, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ पेमेंट और डिलीवरी ऑफ पेमेंट। जो हम पहले भी बता चुके हैं, डिलीवरी ऑफ पेमेंट डिलीवरी ऑफ गुड और टाइम ऑफ पेमेंट दोनों इररिलेवेंट है, इंटेंशन होनी चाहिए पास होने की। ठीक है, अभी कल वॉशिंग मशीन को हम पसंद कर आए हैं, उसके मालिक हम हो गए, भले वो मेरे घर पे नहीं, भले उसकी पेमेंट नहीं हुई है, इंटेंशन दोनों पार्टीज ने दिखा दी है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है? अरे वाह, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल यहां पे भी है। X buys a washing machine and asks home delivery of the washing machine. Immediately becomes the property of। ये मेरा एग्जांपल है, प्रैक्टिकली कल हुआ। इनफैक्ट अभी आपके सामने उसका फोन भी आ रहा था, हम रिसीव नहीं किए हैं, बेचारा टेंशन में होगा कि पैसे कब आएंगे मेरे। क्या है? नहीं सर, हमने परसों तक का टाइम उससे बोल कर आए हैं, वो बस इंक्वायरी कर रहा था, ऐसा कंफर्म है ना? हमें कंडीशन लगा दिया ना कि वेडनेसडे मॉर्निंग को हम पेमेंट करेंगे। अब उसका ही पूछना ये डिलीवरी आज करें, कल रात को काफी लेट, हम 9:30 बजे के आसपास उसके यहाँ गए थे, तो उसका बस कंफर्मेशन ये ले रहा है डिलीवरी कब करें। अगर कल भी हम पेमेंट नहीं करने गए, डेफिनेटली वो क्या हो गया? अनपेड सेलर। उसके बाद राइट ऑफ लीन आ जाएगा, वो बेच सकता है अनपेड सेलर में, पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो हमने पहले कहा लॉ इज लाइक एयर, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिए, लॉ है एग्जिस्टेंस में सर, कोई ना कोई लॉ तो हमेशा है। ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं, हर ट्रांजेक्शन में लॉ है। तो सोचिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअल लाइफ में हर आदमी प्रैक्टिस करता है, बस आपको उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते हो तो कोरिलेट नहीं कर पाते हो। हमने तो अपनी सबसे पहली क्लास में कहा है, इनफैक्ट ऋषि भी जब आगे जाके पहली क्लास करेगा वो भी सुनेगा कि लॉ इज लाइक एयर, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, एनीवेज इसके बाद फिर क्या आता है? स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। जब गुड्स को किसमें डिलीवरी के स्टेट में रखना हो
तो seller is bound to do something to the good or putting them into a deliverable state. Property does not pass until such thing is done and buyer has a notice thereof. अब फ्लिपकार्ट जब आप सामान मंगवाते हो, आपने देखा होगा द मोमेंट वो डिलीवरी स्टेज में रखा जाता है, डिलीवरी के लिए कोरियर के पास दिया जाता है, आपको मैसेज आता है. क्यों आता है मैसेज? गुड्स आपके असरन हो चुके हैं, स्पेसिफिक हो चुके हैं, और आपको नोटिस दिया जा रहा है कि बायर सेलर ने अपनी डिलीवरी वाला काम पूरा कर दिया. वंस यू गेट अ नोटिस, वहां पे ऑनरशिप आपके पास आ जाएगी. क्लियर है? हाँ या ना? इसके बाद देखो, एक्स परचेज अ लैपटॉप एंड आस्क फॉर अ होम डिलीवरी बट लैपटॉप डज नॉट हैव अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड. प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू एक्स ओनली आफ्टर शॉपकीपर इंस्टॉल दी OS, making laptop ready for the delivery and intimate the buyer about. ठीक है? इसके बाद specific good in a deliverable state when seller has to do anything or to put it into the deliverable state. Again, अगर यहाँ पे किसी सामान का वेट मेजर, जैसे कि जब आज से 10 साल पहले जब मेरा घर बन रहा था, तो उस समय हम लोगों को लोहे बहुत सारे सरिया और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, उसका वेट होता है. जैसे आपके सामने ही रखा रहेगा लोहा, आप ले नहीं जा सकते जब तक वेट ना हो जाए. तो जब तक वेट नहीं होता था तब तक उसके हम ऑनर नहीं है. सारे एग्रीमेंट हो गए हैं, मेरे को पता चला कि बगल दुकान पे सस्ता है, हम निकल के जा सकते हैं. हम उसको बाय करने के लिए बाउंड कब होंगे? जब उसका वेट हो जाएगा तब. कि वेट हो गया, अब वहां पे हमारा क्या हो गया? इंटेंशन क्लियर हो गया कि हम लोग खरीदना बेचना चाह रहे हैं. ठीक है? इसी तरीके से मेजर है, कपड़ा है. आप लोग कपड़े खरीदने अगर जाओगे, आप में सब, हालांकि अब तो ये कोई नहीं करवाता है, सबको रेडीमेड खरीदता है, बट अगर कपड़ा प्रॉपर क्लोथ खरीद रहे हो, जब तक वो मेजर ना हो जाए तो क्या उसको आप खरीदने के लिए लायबल हो? एनीवेज, इनफैक्ट ये वाला एग्जांपल होगा, ये प्यारा एग्जांपल है. ए सोल्ड कारपेट टू अ कंपनी विच वाज रिक्वायर्ड टू बी लेड. मतलब कारपेट जो जमीन में बिछना था वो ए ने कंपनी को बेचा. कारपेट वाज डिलीवर्ड टू द कंपनीज प्रीमाइसेस. ठीक है? अब उस मतलब क्या हुआ ना कि कंपनी के कितना एरिया है लगेगा ये नहीं पता था, तो जो सेलर था उसने कई सारे कारपेट भेज दिए. कहा का आपके एरिया, आपकी कंपनी का फ्लोर एरिया हम मेजर करेंगे, अकॉर्डिंगली आपको उतना कारपेट वहां पे हम लोग दे देंगे. उसके पहले ही, ठीक है, क्या हो गया? स्टोलन, चोरी हो गया. तो सेलर ने कंपनी के ऊपर केस किया, ए ने कंपनी पर केस किया कि भाई मेरा, हमने इनको भेज दिया था, अब चोरी हो गया तो मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं. तो कोर्ट ने कहा कि भाई इट वाज हेल्ड दैट द कारपेट वाज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट. आप सिर्फ बंडल वहां भेजे थे, कितना वहां लगना है कंपनी को भी नहीं पता था. तो ये क्या हो गया? डिलीवरेबल स्टेट में नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी भी मेजर नहीं किया है. मेजरिंग होने के बाद ही आप उसको बेच सकते हो. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है? इसके बाद गुड ऑफ अनएसर्टेन नेचर. ठीक है? अनएसर्टेन नेचर के गुड्स हैं, तो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी बायर को जब तक उसको एसर्टेन ना कर लिया जाए. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. इसके बाद रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर दिस कैटेगरी. तो सेल ऑफ अनएसर्टेन और फ्यूचर गुड्स कब होंगे? जब गुड्स मैच कर जाए किसके? डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी को, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया जाए. जो वर्ड अभी कुछ देर पहले हमने कहा है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया गुड्स कौन से हैं और उसको अनकंडीशनली डिलीवरी में रख दिया कि भाई ये गुड्स को आप लेके जाओ, तो क्या हो गया? ये अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड. और अप्रोप्रिएटेड किसके हो? एसेंट ऑफ बायर एंड सेलर दोनों. भाई सेलर को, बायर को पता तो नहीं चाहिए क्या गुड्स अप्रोप्रिएट हो रहे हैं. इसके बाद ये एसेंट एक्सप्रेस या इंप्लाइड भी हो सकती है, एंड एसेंट मे बी गिवन बिफोर या आफ्टर अप्रोप्रिएशन. कई बार अप्रोप्रिएशन के बाद में भी बायर एसेंट दे सकता है कि जो पैक करवाए वही भेज दो. समझ में आ रहा है? हाँ या ना? इसके अलावा फिर क्या आता है? डिलीवरी टू द कैरियर. सेलर delivers the goods to the buyer or a carrier or other belly for the purpose of transmission. They are treated as appropriation. का मतलब क्या है? किसी इंडिपेंडेंट कैरियर को दे देना जिसके ऊपर सेलर का कंट्रोल ना हो और सेलर ने कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके ना रखा हो. मतलब रास्ते में फोन करके रुकवा ना पाए. भाई अगर कैरियर को चला गया इसका मतलब बायर को जाएगा ही जाएगा, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको क्या मानेंगे? अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड. क्लियर है? क्लियर हुआ है मैम? बायर तो कह सकता है मैम, बायर कर सकता है, बायर कैंसिल कर सकता है. अब याद रखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, बायर कैंसिल कर रहा है, तो सेलर विल बिकम दी अनपेड सेलर. वो लीन अप्लाई कर सकता है, वो रुकवा सकता है. इनफैक्ट वो बाद में अगर उसका नुकसान हो रहा है तो नुकसान भी मांग सकता है, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है? गुड सेंड ऑन. देखिए एक चीज यहां पे याद रखिएगा, हमने क्लास में भी ये बात कही हुई है
कि सेल ऑफ गुड एक्ट में जितने राइट्स बायर को मिले हैं, बायर उसको बिना सोचे समझे अप्लाई करता है, पर जितने राइट सेलर को मिले हैं, सेलर हर एक राइट अप्लाई नहीं करता है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सोचेंगे, अगर आप प्रैक्टिकली सोचिए, सेलर कभी भी कस्टमर से अपना रिलेशन नहीं बिगाड़ना चाहता है। सेलर ऑलवेज वांट टू रिटेन द कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ गुड रिलेशन। तो कई बार अपने राइट्स को वो सप्रेस कर देता है कि नहीं, हमको यूज ही नहीं करना राइट। होता है कि नहीं? आप देखिए कई सारे ऐसे सेलर होंगे जो उनकी गलती नहीं भी होती होगी, फिर भी वो मान लेते हैं ठीक है चलिए, क्योंकि उनको एक शेयर रिटेन करना है अपना। अगर हम किसी दुकान से रेगुलर सामान खरीद रहे हैं तो मेरी 2 गलतियों को वो माफ भी करता है, क्योंकि उसको पता है ना कि एक गलती के लिए करेंगे तो मेरा एक रेगुलर कस्टमर चला जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो कुछ इस तरह, सेलर तभी बायर के ऊपर चाहता है, या मतलब क्लेम करने के लिए या पैसा लेने के लिए, जब एकदम बड़ा लॉस हो, या फिर एक ऐसा सेलर हो जिससे, एक ऐसा बायर हो जिससे कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करता है। पर यूजुअली मार्केट में ऐसा होता नहीं है। आप मार्केट प्रैक्टिस जाके देखिए, सेलर मैक्सिमम केसेस में बायर की बात मान लेता, कभी तुरंत मानता है, कभी कन्विंस करना पड़ता है बायर को, मान तो लेते ही है। ठीक है। इसके बाद अपना आता है गुड सेंड ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अगर अप्रूवल या सेंड ऑन रिटर्न, जैसे कि मिंत्रा से आता है कपड़ा 30 दिन में वापस नहीं पसंद आया तो आता है ना, तो जब गुड्स बायर को मिला, या तो उस गुड्स को अप्रूव कर ले, एक्सेप्ट कर ले बायर, या फिर बिना नोटिस दिए रिजेक्शन की उसको रिटेन अपने पास रखे रह जाए और टाइम खत्म हो जाए, या फिर कुछ ऐसा करे जो कि इक्विवेलेंट टू रिसिप्ट हो, जैसे कि कपड़ा उसके पास आया और उस कपड़े को उसने किसी और को बेच दिया। तो सेलिंग टू दिस थर्ड पार्टी इंडिकेट्स कि उसने फर्स्ट पार्टी से अपना सेल एक्सेप्ट किया है, अप्रूव कर दिया है। तो दीज ऑल कंडीशंस आर दोस कंडीशंस जहां पे अप्रूवल ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। ठीक है, वहां पर रिटर्न नहीं होगा। थैंक यू या तुझे। ठीक है, इसके बाद राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल हमने बता रखा है कि भाई कभी भी रास्ते में हम उस गुड्स को रुकवा के अपने पास वापस मंगवा पाए, दैट इज द राइट ऑफ डिस्पोजल। फिर आता है रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है रिस्क हमेशा उसके साथ ही पास होगा, मतलब ऑनरशिप जिसका होगा रिस्क हमेशा उसी का होगा। दिस इज 26, सेक्शन नंबर 26। ठीक है, चलिए यहां पे एक छोटा सा अपन देख लेते हैं, बचा हुआ टॉपिक वी विल कवर इन दी आफ्टर दी ब्रेक। ठीक है।